विच एड्रेस आइडेंटिफाई ए प्रोसेस ऑन ए होस्ट, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस या स्पेसिफिक एड्रेस। तो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है आपका पोर्ट एड्रेस। तो पोर्ट एड्रेस क्या करता है, किसी भी नेटवर्क में कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रोसेस रन कर रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्ट एड्रेस यूज किया जाता है। नेक्स्ट द एटीएम सेल इज 48 बाइट्स लॉन्ग, 53 बाइट्स लॉन्ग, 64 बाइट्स लॉन्ग या 69 बाइट्स लॉन्ग। तो जो एटीएम सेल होता है ये आपका 53 बाइट्स लॉन्ग होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका द टेक्निक ऑफ टेम्परेरी डिलेइंग आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट सो दैट दे कैन बी हुक्ड ऑन टू द नेक्स्ट आउटगोइंग डाटा फ्रेम इज नोन एज। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बिट स्टफिंग या पिगी बैकिंग या पाइपलाइनिंग या ब्रॉडकास्टिंग। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिगी बैकिंग। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पिगी बैकिंग। इसमें क्या होता है कि आपका जो एक्नॉलेजमेंट है वो डाटा के साथ में सेंड किया जाता है। तो डाटा के साथ में एक्नॉलेजमेंट एक साथ सेंड करना क्या कहलाता है, पिगी बैकिंग। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट को थोड़ा सा डिले किया जाता है ताकि नेक्स्ट टाइम डाटा के साथ में उसको अटैच कर दिया जाए और एक साथ सेंड कर दिया जाए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पिगी बैकिंग। नेक्स्ट है द मैक्सिमम विंडो साइज फॉर डाटा ट्रांसमिशन यूजिंग द सिलेक्टिव रिजेक्ट प्रोटोकॉल। इसको सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम है सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल विद एन बिट फ्रेम सीक्वेंस नंबर। तो आपको मैक्सिमम विंडो साइज बताना है यहाँ पे, मैक्सिमम विंडो साइज। अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम विंडो साइज फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम विंडो साइज। और सीक्वेंस नंबर के लिए कितने बिट यूज हो रहे हैं, सीक्वेंस नंबर के लिए n बिट यूज हो रहे हैं, n बिट। तो नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर कितने पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने पॉसिबल होंगे, फिर 2 की पावर n। और इन केस ऑफ सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल या सिलेक्टिव रिजेक्ट प्रोटोकॉल जो आपका विंडो साइज होता है, मैक्सिमम विंडो साइज होता है वो हाफ ऑफ द सीक्वेंस नंबर रहता है। तो हाफ का मतलब 2 की पावर n का हाफ हो जाएगा यहाँ पे, जो कि आ जाएगा 2 की पावर n - 1। ये मैक्सिमम विंडो साइज रहता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n - 1, बी वाला आंसर हो जाएगा। और अगर यही चीज हम दूसरा प्रोटोकॉल यूज करें, गो एंड बैक एन प्रोटोकॉल, तो इस वाले केस में आपका, इस वाले केस में जो मैक्सिमम विंडो साइज रहता है वो आपका 2 की पावर n - 1 रहता है। तो याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सिलेक्टिव रिजेक्ट प्रोटोकॉल या सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में मैक्सिमम विंडो साइज होता है 2 की पावर n - 1। गो बैक एन प्रोटोकॉल में होता है 2 की पावर n, फिर आपका होल में -1। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टीसीपी कनेक्शन आर फुल डुप्लेक्स, टीसीपी हैज नो ऑप्शन फॉर सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट, टीसीपी कनेक्शन आर मैसेज स्ट्रीम। तो आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहली वाली स्टेटमेंट की बात करें, टीसीपी कनेक्शन आर फुल डुप्लेक्स, तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो सेंडर और रिसीवर है वो एक साथ में डाटा सेंड भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे टीसीपी हैज नो ऑप्शन फॉर सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट, ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो टीसीपी होता है वो फॉलो करता है सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट को। कैसे करता है, यहाँ पे पहले सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब समझते हैं। मान लो आपके पास में ये 3 या 4 पैकेट है, अब इसमें से सेंडर ने सारे के सारे पैकेट सेंड किए और रिसीवर को एक्सेप्ट हुए आपके 1, 2 और 4, और 3 आपका लॉस हो गया यहाँ पे। तो सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट में क्या करता है, ये फॉर ग्रुप ऑफ डाटा के लिए एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है रिसीवर कि 1, 2 और 4 ये आपका एक्सेप्ट हो चुका है और 3 आपका लॉस हुआ है। तो यहाँ पे अब सेंडर क्या करेगा, ओनली थर्ड वाले पैकेट को ही रीट्रांसमिट करेगा, ओनली थर्ड वाले पैकेट को क्या करता है, रीट्रांसमिट करता है। तो ये होता है आपका सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट। और अगर हम सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट का यूज ना करें, विदाउट सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट, ये कैसे प्रोसेस होगा, तो आपका सेम 4 पैकेट है यहाँ पे,
तो आपके रिसीव हुए 1 2 और 4 और थर्ड वाला यहाँ पे लॉस हो गया मान लो। तो ऐसे केस में विदाउट सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट रिसीवर क्या करता है, यहाँ पे 1 और 2 के लिए ही एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि 1 और 2 एक्सेप्ट हुए हैं। तो ऐसे में अब सेंडर क्या करता है, सेंडर को रीट्रांसमिट करने पड़ते हैं 3 और 3 के बाद वाले सारे के सारे पैकेट, मतलब कि थर्ड और फोर्थ दोनों ही पैकेट यहाँ पे रीट्रांसमिट करने पड़ेंगे ऐसे केस में। तो ये होता है विदाउट सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट। तो जो टीसीपी है वो फॉलो करता है सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट को। नेक्स्ट कह रहा है टीसीपी कनेक्शन आर मैसेज स्ट्रीम्स। तो जो टीसीपी है वो आपका बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, बाइट ओरिएंटेड या स्ट्रीम बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। तो इसमें जो भी डाटा सेंड होता है एज ए स्ट्रीम ऑफ बाइट्स सेंड होता है, ना कि एज ए मैसेज। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी, इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट आपका इन ए फुल्ली कनेक्टेड मैश नेटवर्क विद 10 कंप्यूटर्स टोटल नंबर ऑफ केबल आर रिक्वायर्ड एंड टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईच डिवाइस। तो टोटल यहाँ पे कितनी नोड्स है, कितने कंप्यूटर आपके, 10। तो n की वैल्यू है 10। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ केबल्स की, नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड इन, नंबर ऑफ केबल्स इन मैश नेटवर्क, तो कितनी आ जाती है वो आपकी n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे पुट कर दो। n की वैल्यू है 10, फिर आपका 9/2 तो आपका 45 आ जाएगा, 45 केबल्स। और नंबर ऑफ पोर्ट, तो यहाँ पे टोटल डिवाइस कितनी है 10, तो नंबर ऑफ पोर्ट कितनी चाहिए, 9 पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड। क्योंकि इसमें हर एक डिवाइस क्या होती है, दूसरी हर एक डिवाइस से कनेक्टेड होती है। जितनी भी आपकी रिमेनिंग डिवाइस है सभी से कनेक्ट होगी इसमें। तो ऑब्वियस सी बात है टोटल है 10, तो ये एक डिवाइस रिमेनिंग 9 डिवाइस से कनेक्टेड होगी, 9 डिवाइस से कनेक्टेड मिलेगी आपकी मैश नेटवर्क में। तो नंबर ऑफ पोर्ट हर एक डिवाइस के पास में कितने होने चाहिए, 9 पोर्ट। तो अगर n डिवाइस है तो नंबर ऑफ पोर्ट कितने होते हैं, n-1 पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 45 और 9। नंबर ऑफ केबल 45, नंबर ऑफ पोर्ट आपके 9। नेक्स्ट लेट GX be generator polynomial used for CRC checking, cyclic redundancy check. The condition that should be satisfied by GX to correct odd number of error bit will be 1 plus x is factor of GX, 1 minus x is factor of GX, 1 plus x square is factor of GX, या x is factor of GX। तो ऐसे केस में टू डिटेक्ट ओड नंबर ऑफ एरर GX क्या होना चाहिए आपका, 1 प्लस एक्स इज फैक्टर ऑफ GX होना चाहिए, तभी वो ओड नंबर ऑफ एरर बिट को करेक्ट कर पाएगा, डिटेक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 प्लस एक्स इज फैक्टर ऑफ GX, ए आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है ए सीरियल ट्रांसमिशन TI यूज 8 इंफॉर्मेशन बिट्स, 2 स्टार्ट बिट्स, 1 स्टॉप बिट एंड 1 प्रायोरिटी बिट फॉर ईच कैरेक्टर। ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन T2 use 3 8-bit sync character followed by 38 bit information character if the bit rate is 1200 bits per second in both the cases. What are the transfer rate of T1 and T2? तो अगर हम ट्रांसमिशन T1 की बात करें तो सीरियल ट्रांसमिशन यूज हो रहा है, इसमें आपकी 8 इंफॉर्मेशन बिट यूज हो रही है। तो 8 बिट्स का मतलब है 1 कैरेक्टर, क्योंकि 1 बाइट इज इक्विवेलेंट टू 1 कैरेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट आप 8 बिट को एक कैरेक्टर के इक्विवेलेंट ले सकते हो। अब इसमें 8 बिट इंफॉर्मेशन बिट के साथ में आपका 2 स्टार्ट बिट यूज होता है, 1 स्टॉप बिट और 1
पैरिटी बिट यूज होता है। तो टोटल कितने यूज हो रहे हैं यहाँ पे 4 बिट्स, टोटल कितने हो रहे हैं 4 बिट, और इसे 8 बिट के साथ में 4 बिट्स यूज हो रहे हैं एक साथ में। तो इसका मतलब टोटल कितने बिट्स यूज होंगे आपके 8 + 4 बिट्स, कितने हो गए 12 बिट्स। अब इस 12 बिट में आपका एक करैक्टर सेंड हो रहा है। 12 बिट में कितने करैक्टर सेंड हो पा रहे हैं, एक करैक्टर, क्योंकि 8 बिट के साथ में ये आपके स्टार्ट बिट है, स्टॉप बिट है और पैरिटी बिट है फॉर ईच करैक्टर। अब यहां पे T1 के लिए अगर हम फाइंड आउट करें ट्रांसफर रेट, अब यहां पे आपको बिट रेट गिवन है 1200 बिट्स पर सेकंड। अब ट्रांसफर रेट निकालना है, तो T1 के लिए ट्रांसफर रेट निकालते हैं। तो यहां से हमें क्या मिला कि अगर हम 12 बिट्स को सेंड करते हैं तो एक्चुअल में कितने करैक्टर सेंड हो पा रहे हैं, यहाँ पे एक करैक्टर। अगर एक बिट को सेंड करेंगे तो कितने करैक्टर आपके सेंड होंगे 1/12। और अगर हम यहाँ पे 1200 बिट्स सेंड करते हैं, क्योंकि ये आपका बिट रेट है, अगर आप 1200 बिट्स सेंड करते हो तो कितने करैक्टर सेंड होंगे, तो यहां से आपका 1/12 गुणा में 12 इतने करैक्टर सेंड हो जाएंगे, जो कि आ जाएगा आपका 100 करैक्टर पर सेकंड। ये आपका ट्रांसफर रेट आ चुका है T1 का। अब सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं T2। तो T2 के अंदर सिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूज हो रहा है। इट यूज 3 8 बिट सिंक करैक्टर। तो यहाँ पे 3 8 बिट सिंक करैक्टर यूज हुआ है, ये आपका सिंक करैक्टर यूज हुआ है। और इसके साथ में फॉलोड बाय 38 बिट इंफॉर्मेशन करैक्टर। और यहाँ पे 3 8 बिट सिंक करैक्टर का मतलब क्या है कि 3 आपके सिंक करैक्टर सेंड हुए हैं आपके, इस तरह से 3 सिंक करैक्टर आपके सेंड हुए हैं, 3 सिंक करैक्टर सेंड हो रहे हैं आपके, फॉलोड बाय 38 बिट इंफॉर्मेशन करैक्टर। 38 बिट इंफॉर्मेशन करैक्टर के साथ में 3 8 बिट सिंक करैक्टर ऐड किया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हर एक सिंक करैक्टर आपका 8 बिट का है, तो ये आपका 8 बिट का है एक सिंक करैक्टर। तो इस तरह से आपके 3, तो तीनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो तीनों को ऐड करने पे कितना है आपका 24 बिट, ये आपका सिंक करैक्टर है आपका 24 बिट का। अब यहाँ पे 38 बिट इंफॉर्मेशन करैक्टर, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन जो डाटा सेंड हो रहा है वो आपका है 38 बिट इंफॉर्मेशन। तो 8 बिट करैक्टर आपका सेंड हो रहा है यहाँ पे। अब 30 और 8 बिट है, तो टोटल बिट कितनी हुई यहाँ पे 30 × 8 बिट करैक्टर आपका इतना सेंड हो रहा है। यहाँ पे 830 को 8 से गुना करेंगे 240 बिट सेंड हो रहे हैं यहाँ पे। अब 240 बिट के साथ में 24 बिट सिंक करैक्टर भी सेंड हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल बिट कितने सेंड हो रहे हैं, टोटल यहाँ पे 240 और आपका 24 264 बिट आपके सेंड हो रहे हैं यहाँ पे 264 बिट्स। अब वही चीज करनी है जो हमने यहाँ पे की है कि 264 बिट के साथ में कितने करैक्टर सेंड हो रहे हैं आपके 30 करैक्टर सेंड हो रहे हैं। कितने करैक्टर सेंड हो रहे हैं यहाँ पे 30 करैक्टर, क्योंकि ये 240 बिट के साथ में 24 बिट सिंक करैक्टर भी जा रहा है। तो टोटल 264 बिट्स सेंड करने पे कितने करैक्टर सेंड हो रहे हैं यहाँ पे 30 करैक्टर। तो 264 बिट्स अगर सेंड करते हैं तो कितने करैक्टर सेंड हो रहे हैं यहाँ पे 30 करैक्टर, ये तो गिवन ही है यहाँ पे। और 1 बिट अगर सेंड करते हैं तो कितने करैक्टर सेंड होंगे आपके 30/264। और हमें यहाँ पे बिट रेट गिवन है 1200, तो सेम 1200 बिट अगर सेंड करते हैं तो कितने करैक्टर सेंड होंगे, तो 30/264 × 1200। सिंपल आपका मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे 264 और ये 1200, तो ये अप्रोक्सीमेट 4.5 से डिवाइड हो जाएगा। अब 30 को 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी आपकी 136 के अराउंड ये। तो 136 करैक्टर आपके आ जाएंगे यहाँ पे पर सेकंड। तो आपने ये T2 का ट्रांसफर रेट फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे, और ये आपका T1 का था। तो 100 और 136 करैक्टर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका C वाला।
तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, एक सिंपल प्रोसेस है, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है और सिंपल मैथमेटिक्स है। मोस्टली जितने भी आपके कंप्यूटर नेटवर्क के न्यूमेरिकल है सारे मैथमेटिक्स के बेस पे सोल्व होते हैं। तो सभी में सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है, क्वेश्चन को समझना है और यूज करते हुए कॉन्सेप्ट को आपको सॉल्व कर लेना, वहां पे आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है इन ए पैकेट स्विचिंग नेटवर्क इफ द मैसेज साइज इज 48 बाइट्स। तो मैसेज का साइज गिवन है यहाँ पे, मैसेज का साइज आपका 48 बाइट्स एंड ईच पैकेट कंटेन ए हेडर ऑफ 3 बाइट। तो ईच पैकेट कंटेन हेडर, और हेडर का यहाँ पे साइज गिवन है, हेडर क्या आपका 3 बाइट्स का। तो हर एक पैकेट के साथ में आपको पता है जो भी पैकेट होता है उस पैकेट के साथ में एक हेडर भी ऐड होता है आपका। तो ये हेडर का साइज गिवन है, हेडर आपका कितना है 3 बाइट का, ये 3 बाइट्स आपका गिवन है। इफ 24 पैकेट्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द मैसेज द पैकेट साइज इज। अब इस पैकेट का आपको कंप्लीटली साइज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हेडर का साइज आपको पता है 3 बाइट है, अगर ये पैकेट आपका जो एक्चुअल पैकेट का साइज है वो पता लग जाए तो टोटल पैकेट का आपको साइज पता लग जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा मैसेज साइज। तो मैसेज साइज आपको 48 बाइट्स गिवन है, टोटल जो मैसेज है वो 48 बाइट का है। अब इसको पैकेट्स में डिवाइड करना है और कितने पैकेट आपको बनाने हैं, यहाँ पे कितने पैकेट ट्रांसमिट करने हैं 24। तो 48 बाइट के 24 पैकेट बनाने के लिए जो हर एक पैकेट है वो कितने साइज का बनेगा, तो डिवाइड कर देंगे भी 48 आपका टोटल मैसेज का साइज है और आपको 24 पैकेट बनाने हैं, 24 पैकेट में डिवाइड करना है, तो हर एक पैकेट कितने साइज का हो जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा 2 बाइट। तो ईच पैकेट का साइज आ गया, ये ईच पैकेट का साइज 2 बाइट, और 2 बाइट में आप यहाँ पे ये 2 बाइट आ चुका है और हेडर भी ऐड कर रहे हो 3 बाइट का, तो ईच पैकेट साइज एक्चुअल में कितना हो जाएगा आपका 5 बाइट्स का। तो यहाँ पे आंसर आ चुका आपका डी वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग assertion इज false अबाउट द इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज पॉसिबल फॉर ए कंप्यूटर टू हैव मल्टीपल आईपी एड्रेस। तो एक कंप्यूटर के मल्टीपल आईपी एड्रेस पॉसिबल है, यहाँ पे यूनिक होते हैं वो अलग चीज है, बट मल्टीपल आईपी एड्रेस हो सकते हैं अगर आप डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो DHCP। तो ये क्या करता है, जब भी आप हर बार नेटवर्क से कनेक्ट करोगे तो आपका आईपी एड्रेस नया असाइन होगा यहाँ पे। तो सेम कंप्यूटर के मल्टीपल आईपी एड्रेस हो सकते हैं यहाँ पे। IP पैकेट फ्रॉम द सेम सोर्स टू द सेम डेस्टिनेशन कैन टेक डिफरेंट रूट इन द नेटवर्क। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, क्योंकि IP एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, तो हर बार एक नया कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है यहाँ पे, तो एक नया रूट वहां पे लेगा वो डाटा को सेंड करने के लिए फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो डिफरेंट रूट लेता है हर बार, ये कह सकते हो आप। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है यहाँ पे। IP ensure that a packet is discarded if it is unable to reach its destination within a given number of hop। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अगर कोई भी पैकेट विद इन ए गिवन नंबर ऑफ होप वो डेस्टिनेशन पे ना पहुंचे तो IP उस पैकेट को क्या कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है। उसके लिए यूज करता है वो TTL, टाइम टू लीव। तो TTL एक टाइप से एक काउंटर होता है और हर बार जब वो पैकेट राउटर के पास जाता है तो उस काउंटर को डिक्रीमेंट कर दिया जाता है। तो इस तरह से अगर उस TTL की वैल्यू 0 हो जाती है और वो डेस्टिनेशन पे ना पहुंचे तो 0 होने के बाद उस पैकेट को वहां पे डिस्कार्ड कर दिया जाता है और दोबारा से पैकेट को रीट्रांसमिट किया जाता है। तो ये TTL के थ्रू पॉसिबल है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, पहली तीनों ही आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है फॉल्स कौन सी हो जाएगी, आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। तो डी को एक बार पढ़ भी लेते हैं। द पैकेट सोर्स कैन नॉट सेट द रूट ऑफ एन आउटगोइंग पैकेट, द रूट इज डिटरमाइन ओनली बाय द राउटिंग टेबल्स इन द राउटर ऑन द वे। तो ये कह रहा है कि जो पैकेट सोर्स है, जो सोर्स है वो
पूरे के पूरे रूट को डिफाइन नहीं करता यहाँ पे, या डिटरमाइन नहीं करता। तो डिटरमाइन कौन करता है? जो आपका राउटर होता है उसके अंदर जो राउटिंग टेबल है, तो वो राउटर राउटिंग टेबल के थ्रू रूट को डिटरमाइन करता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आईपी के अंदर जो सोर्स होता है वही आपका पूरे पूरे रूट को डिटरमाइन करता है। उसके लिए वो आईपी पैकेट में एक फील्ड होती है, एक ऑप्शन होता है, जो ऑप्शन है आपका स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग, सोर्स राउटिंग। तो इस ऑप्शन के थ्रू वो पैकेट को बताता है कि उसको कौन सा रूट फॉलो करना है, कौन कौन से राउटर के पास में जाना है, तो कौन कौन से राउटर से होकर उसको फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। पूरा पूरा पाथ इस स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग के अंदर स्टोर होता है। और ये आईपी पैकेट का ही एक ऑप्शन है, आपका आईपी पैकेट का ही ऑप्शन है स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग, SSR। तो इसका मतलब फोर्थ वाला ये फॉल्स हो गया। ये कह रहा है कैन नॉट सेट द रूट, जबकि सोर्स ही रूट को सेट करता है यहाँ पे थ्रू SSR। नेक्स्ट है द सबनेट मास्क फॉर ए पर्टिकुलर नेटवर्क इज, तो यहाँ पे सबनेट मास्क गिवन आपको, जो कि आपका 255.255.31.0 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आईपी एड्रेस कुड बिलोंग टू दिस नेटवर्क। तो आपको इन पेयर में से बताने हैं कि कौन से इस नेटवर्क से बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बिट वाइज एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है। बिट वाइज एंड ऑपरेशन किन के साथ में? इन सभी पेयर के साथ में। और जिसके साथ भी आप यहाँ पे बिट वाइज एंड ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे सबनेट आईडी। क्या मिलेगी? सबनेट आईडी। तो यहाँ पे अगर दोनों आईपी एड्रेस के लिए जो सबनेट आईडी आपकी सेम हो जाती है, अगर सेम मिल जाती है, तो उस केस में आपका ये जो पेयर है वो बिलोंग करेगा सेम नेटवर्क से, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब आपको बिट वाइज एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो 1 बाय 1 यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं। पहले क्या होता है, ऑप्शन ही आपके एलिमिनेट हो जाए। तो देखो पहले वाले में यहाँ पे 172 गिवन है, इसमें भी 170 है, इसमें भी आपका 172 गिवन है। अब सेकंड ऑक्टेट आपका 57 है और इसमें सेकंड ऑक्टेट 56 है। अगर आप सबनेट मास्क को देखोगे तो ये आपका क्लास बी से बिलोंग कर रहा है, ये आपका क्लास बी से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे पहले 16 बिट आपके यूज होंगे नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों आपके सेम होने चाहिए। पहली बात, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम, तभी आप आगे बढ़ पाओगे यहाँ पे। तो दोनों आपके पहले 2 ऑक्टेट सेम होने चाहिए आईपी एड्रेस में। तो यहाँ पे दोनों ही आपके, क्योंकि दूसरे वाला आपका डिफरेंट है, तो ये कभी भी सेम नेटवर्क से बिलोंग कर ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट होता है यहाँ पे, पहले वाला। अब सेकंड ऑप्शन देखो, ये 10 है, ये भी 10, ये 35 और ये 35। तो आंसर आपका बी हो सकता है यहाँ पे। अब सी वाला 191, 191, 203, 234 ये नहीं हो सकता। डी वाला 128.8 और 128.8 तो ये भी सेम है, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो आंसर या तो सी होगा या डी होगा, और ये पता चलेगा हमें बिटवाइज एंड ऑपरेशन अप्लाई करके। तो यहाँ पे अब 255, 255, 31 सभी को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। तो अगर हम 255 को देखें तो आपके 4 और 4 8, ये आपका 255 है, 4 और 4 8। अब 31 को करते हैं, तो 31 आपका 0 0 0 और 5 बार 1 और आपका लास्ट तो 0 है। ये आपका 255 सबनेट मास्क आपका कन्वर्ट हो चुका है बाइनरी में। अब इसको फर्स्ट बी वाले ऑप्शन के साथ में करके देखते हैं। 10.10.35.28.2। तो जब भी आप बिट वाइज करो तो हमेशा याद रखना जो आपके सारे के सारे 1 है, जो सारे के सारे 1 है, ठीक है, तो आपके ऑलवेज जो नीचे वाला है 10, ठीक है, तो वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे 10 के साथ में इसको बिट वाइज करोगे, ठीक है। ऐसे ही 35 को इस सारे के सारे 1 के साथ में करोगे तो आंसर आपको 35 ही मिलेगा।
जब ऑल वंस हो। तो यहाँ पे जब ऑल वंस को 10 के साथ में बिट वाइज करेंगे तो आपको 10 ही मिलेगा। तो यहाँ पे 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम इसको बिट वाइज करेंगे तो आपको पता है ये तो 10 मिलेगा, ये आपका 35 मिलेगा। अब बात है 31 की, और आपको 28 के साथ में करना है। तो 28 को कन्वर्ट करना है। अब 28 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा? तो 28 का आपका बाइनरी नंबर हो जाएगा 0 0 0, और ये आपका 1 1 1, और ये 0 0, और लास्ट वाला 2 है। तो 2 का भी आप, क्योंकि ऊपर सारे के सारे क्या है, 0 ही है, तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही आएगा। तो यहाँ पे भी 0 ही मिलेगा, इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जितना जल्दी आप सोल्व कर पाओगे इसको। अब आपको सिर्फ इन दोनों का बिट वाइज करना है। तो बिट वाइज में करते क्या, 1 0 0 हो गया, 1 0 0 हो गया, 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 और 1 1 1, ये सारे 0 ही हो जाएंगे फिर। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, 28 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें सबनेट आईडी मिल चुकी है 28.0। ये लो जी। अब सेम चीज सेकंड वाले आईपी एड्रेस के साथ में करनी है। तो सेकंड आपका है 10.30.35.29.4। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि पहले दो ऑक्टेट आपके सेम रहेंगे यहाँ पे 10.35। अब यहाँ पे 29 है, तो यहाँ पे 29 का मतलब ये 28 था, अगर ये वाला बिट 1 हो जाए तो 29 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 और 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ये 1 और 1 हो गया तो 29 हो गया ये। अब ये आ जाएगा 29.0। तो ये आपका, क्योंकि लास्ट वाला तो ये 4 है, तो यहाँ पे वैसे ही 0 ही आना है, क्योंकि ऊपर 0 है। तो 0 की किसी के भी साथ, 0 को किसी भी बाइनरी नंबर के साथ बिट वाइज एंड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही आएगा। तो यहाँ पे ये आपके सबनेट आईडी आ चुकी है जो कि डिफरेंट है। ये क्या है आपके, डिफरेंट, जबकि सेम आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे तो ये 28 है, ये 29 है, तो अलग अलग नेटवर्क हो गए। तो इसका मतलब बी भी आंसर नहीं होगा। तो पहले 3 ऑप्शन नहीं होंगे। अभी आपका आंसर एक ही बचा है जो कि है डी, तो डी ही आंसर होगा। अब आप इसको सोल्व करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है एग्जाम में। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर डी वाला दे सकते हो, डी वाला आंसर हो जाएगा। और वैसे चेक करना चाहो तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हो बिट वाइज एंड ऑपरेशन अप्लाई करके। तो आपको यहाँ पे सेम मिलेगा, आपको यहाँ पे सेम आईपी सेम सबनेट आईडी मिलने वाली है। यहाँ पे डिफरेंट मिली है बट डी वाले में सेम मिलेगी, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ए डिवाइस दैट ऑपरेट ओनली इन द फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर में पैसिव हब या रिपीटर या ब्रिज या राउटर, तो क्या काम करते हैं यहाँ पे, जो रिपीटर है वो काम करता है फिजिकल लेयर पे। रिपीटर इज ए डिवाइस दैट ऑपरेट ओनली इन द फिजिकल लेयर, बी वाला। नेक्स्ट है चूज द फॉल्स वन। डिफी-हेलमैन प्रोटोकॉल इज ए सिमेट्रिक की प्रोटोकॉल, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। इन आरएसए बोथ की आर प्राइवेट, ये आपकी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आरएसए में हम एक पब्लिक की यूज करते हैं और एक आपकी प्राइवेट की होती है। पब्लिक की शेयर की जाती है और सभी के साथ में, और प्राइवेट की शेयर की जाती है ओनली रिसीवर के साथ में, ओनली रिसीवर के साथ में। तो आरएसए में 2 की यूज होती है, पब्लिक और प्राइवेट। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स बतानी है। तो आपको आंसर मिल चुका होगा बी वाला। PES इज ए ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम, ये आपका सही है, और फोर्थ वाला भी आपका सही है। तो यहाँ पे आंसर आपको मिला है बी, फॉल्स बतानी है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड टू रिजोल्व वन फॉर्म ऑफ एड्रेस टू अनदर वन। तो डीएनएस, तो डीएनएस एक रेजुलेशन प्रोटोकॉल होता है आपका। एआरपी ये भी रेजुलेशन प्रोटोकॉल होता है। डीएचसीपी तो ये आपका रेजुलेशन प्रोटोकॉल नहीं होता, क्योंकि ये डायनेमिकली आईपी असाइन करता है किसी भी मशीन को। और आरएआरपी ये भी एक रेजुलेशन प्रोटोकॉल होता है जो कि रिवर्स करता है एआरपी वाले ऑर्डर को। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो क्या करता है, आईपी एड्रेस असाइन करता है डायनेमिकली।
Which one of the following field of an IP header is not modified by typical IP router? तो अब IP राउटर क्या मॉडिफाई नहीं कर सकता यहाँ पे? तो IP हेडर के अंदर जो आपका फॉर्मेट होता है उसमें जो जो ऑप्शन होते हैं उसमें से अब कौन सा ऑप्शन IP राउटर मॉडिफाई नहीं कर सकता? चेकसम ये मॉडिफाई कर सकता है, सोर्स एड्रेस तो ये मॉडिफाई नहीं कर सकता IP राउटर, क्योंकि सोर्स एड्रेस क्या होता है? जहां से आपका पैकेट सेंड हुआ है, जिस मशीन ने पैकेट को सेंड किया है वो सोर्स एड्रेस होता है, और जहां पे सेंड करना है वो आपका डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। तो आपका सोर्स एड्रेस कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकता आईपी राउटर। अब टाइम टू लिव TTL, ये हर बार डिक्रीमेंट होती है आपकी वैल्यू। लेंथ तो ये भी आपका ऑप्शनल है, जो लेंथ आपकी फिक्स नहीं हो सकती यहाँ पे, तो ये भी वेरी करती रहती है। तो आईपी राउटर इनको चेंज कर सकता है। किसको चेंज नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता? सोर्स एड्रेस को। नेक्स्ट है, इफ ए कंपनी रिक्वायर 60 होस्ट देन व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल सबनेट मास्क। अब देखो यहाँ पे सबनेट मास्क गिवन है सारे के सारे। अब यहाँ पे फर्स्ट 3 ऑक्टेट अगर चेक करोगे तो आपका 255, 255 और 255 चारों में सेम है। तो इसका मतलब ये एक C क्लास का एड्रेस है, C क्लास का एड्रेस है आपका, जिसमें आपके फर्स्ट 24 बिट्स यूज होते हैं फॉर नेटवर्क। तो ये आपकी नेटवर्क आईडी बताएंगे फर्स्ट 24 बिट्स। अब आपको यहाँ पे व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल सबनेट मास्क, और कितने होस्ट रिक्वायर्ड है यहाँ पे 60 होस्ट। तो इन चारों में से सबनेट मास्क बताना है कि बेस्ट कौन सा सुटेबल होगा यहाँ पे। तो अब होस्ट की बात करें तो लास्ट वाले जो आपके 8 बिट बच चुके हैं, जो आपके 8 बिट है लास्ट में 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब ये 8 बिट ही आपके होस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, बट इस 8 बिट में से कुछ बिट आपके सब नेटवर्क में पार्टिसिपेट करेंगे और जो रिमेनिंग बच जाएंगे वो आपके होस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे 192। तो अगर 192 को चेक करें, क्योंकि फर्स्ट 3 आपके फिक्स है, अब जो डिसाइड होगा कि कितने होस्ट होने चाहिए वो लास्ट वाले 8 बिट से डिसाइड होगा। तो 192 को बाइनरी में कन्वर्ट करके चेक कर लेते हैं आप। तो 192 को यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा बाइनरी में कन्वर्जन। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सब नेटवर्क में यूज हो रहे हैं और कौन से होस्ट में? तो जो आपके ये फर्स्ट 2 बिट है इस ऑक्टेट में, लास्ट वाले ऑक्टेट में आपके जो फर्स्ट 2 1 यूज हुए हैं ये आपके सब नेटवर्क में यूज होंगे, सब नेटवर्क में, तो सब नेट में यूज होंगे। अब ये लास्ट वाले जो आपके 6 बिट बच चुके हैं ये आपके होस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, ये होस्ट में। तो यहाँ पे कितने बिट आपके 6 बिट होस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको 60 होस्ट यहाँ पे रिक्वायर है। तो नंबर ऑफ होस्ट कितने हो जाएंगे फिर यहाँ पे? नंबर ऑफ होस्ट, क्योंकि होस्ट बिट में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं 6 बिट, तो नंबर ऑफ होस्ट हो जाएंगे आपके 2 की पावर 6, जो कि आ जाएगा 64, और आपको 60 ही रिक्वायर्ड है। तो बेस्ट पॉसिबल सबनेट मास्क बताना है, तो यही आपका बेस्ट पॉसिबल सबनेट मास्क है, बी वाला 192, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। आपको 60 चाहिए और यहाँ पे 64 है, जबकि तो आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। अब अगर आप 224 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 और ये आपकी 5 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितनी है आपकी? 5 है। तो 5 बिट ही होस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 की पावर 5 जो कि 32, वो तो कम पड़ जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या है यहाँ पे? बी वाला आया, क्योंकि 64 सफिशिएंट है, यहाँ पे 32 कम पड़ गए। तो हमें सुटेबल बताना है, बेस्ट पॉसिबल सबनेट मास्क, तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। इन क्लास सी इफ सबनेट मास्क, फिर से क्लास सी गिवन है और सबनेट मास्क गिवन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ सबनेट। तो फिर से हमें पता है कि ये क्लास सी के अंदर फर्स्ट 24 बिट यूज होते हैं नेटवर्क में, तो ये नेटवर्क आईडी के लिए यूज होंगे। अब आपको जो चेंज करने का जो ऑप्शन है वो लास्ट वाले ही ऑक्टेट में चेंज करना है, इसी में आपको पता चलेगा नंबर ऑफ सबनेट कितने हैं, नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं।
तो यहाँ पे 224 को कन्वर्ट कर लो बाइनरी में। तो इसका अभी मैंने बताया आपको, ये आपका बाइनरी कन्वर्जन आ गया। अब नंबर ऑफ सबनेट, तो ये पहले 3 1, ये क्या बताते हैं आपके, सबनेट आईडी बताते हैं, ये सबनेट आईडी या सब नेटवर्क। तो यहाँ पे कितने बिट यूज हो रहे हैं, 3 बिट, 3 बिट। तो आपके नंबर ऑफ सबनेट कितने पॉसिबल होंगे, फिर नंबर ऑफ सबनेट इक्वल टू हो जाएगा 2⁻³ -2 रहता है ऑलवेज। तो ये आपका 8 - 2 जो कि आ जाएगा 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वाला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन IPv4 डाटाग्राम इज नॉट रिलेटेड टू फ्रेगमेंटेशन। तो टाइप ऑफ सर्विस, फ्रेगमेंट ऑफसेट, फ्लैग्स और आइडेंटिफिकेशन। तो आपके IPv4 डाटाग्राम में जो फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड है वो है आपका फ्रेगमेंट ऑफसेट, फ्लैग्स और आइडेंटिफिकेशन। अब कौन सा रिलेटेड नहीं है आपका, ए वाला। तो आंसर हो जाएगा टाइप ऑफ सर्विस, दिस इज नॉट रिलेटेड टू फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है, द प्रोटोकॉल डाटा यूनिट फॉर द एप्लीकेशन लेयर इन द इंटरनेट स्टैक इज। तो एप्लीकेशन लेयर में सेगमेंट यूज होता है या डाटाग्राम या मैसेज या फ्रेम। तो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है मैसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। तो एप्लीकेशन लेयर पे जो डाटा होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, मैसेज की फॉर्मेट में होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल, SMTP, IP, TCP या UDP। यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल बताना है जो इलेक्ट्रॉनिक मेल को सपोर्ट करता है। तो TCP प्रोटोकॉल, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, TCP प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे आंसर आपका SMTP नहीं हो सकता क्योंकि इसने ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल पूछ लिया, ना कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पूछा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, TCP हो जाएगा इस केस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेल सपोर्ट करता है TCP को। क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड होता है आपका, जब आप कोई भी मेल सेंड करते हो तो कनेक्शन पहले इस्टेब्लिश किया जाता है, फिर उस के थ्रू ही मेल सेंड किया जाता है। तो ये UDP को फॉलो नहीं करता, ये किसको फॉलो करता है, TCP को। विच डिवाइस यूज लॉजिकल एड्रेसिंग सिस्टम, हब, स्विच, ब्रिज या राउटर। तो लॉजिकल एड्रेस कौन सी डिवाइस सपोर्ट करती है, तो राउटर आपका लॉजिकल एड्रेस सपोर्ट करती है यहाँ पे। तो राउटर आपका लॉजिकल भी सपोर्ट करती है और फिजिकल एड्रेस भी सपोर्ट करती है, दोनों को सपोर्ट करता है आपका राउटर, याद रखना ये दोनों को ही सपोर्ट करता है। तो आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट आपका, इन इथरनेट व्हेन मैनचेस्टर इनकोडिंग इज यूज्ड द बिट रेट इज हाफ द बॉड रेट, ट्वाइस द बॉड रेट, सेम एज द बॉड रेट या नन ऑफ द अबोव। तो इस केस में जो बिट रेट होता है वो आपका हाफ द बॉड रेट रहता है। यहाँ पे मैनचेस्टर इनकोडिंग इज यूज्ड देन द बिट रेट इज हाफ द बॉड रेट। नेक्स्ट है, TCP IP मॉडल डज नॉट हैव लेयर बट OSI मॉडल हैव दिस लेयर। तो आपका सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर ये दोनों TCP IP मॉडल में नहीं होती, जबकि OSI मॉडल में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। नेक्स्ट है, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर या डाटा लिंक लेयर। तो प्रोसेस टू प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे पोर्ट नंबर की बात होती है, पोर्ट नंबर, और पोर्ट नंबर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर आपका प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है। नेक्स्ट आपका, द लेयर इस्टेब्लिश, मेंटेन्स एंड सिंक्रोनाइज द इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइस। तो कौन सी लेयर किसी भी कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश, मेंटेन और सिंक्रोनाइज करने में हेल्प करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेशन लेयर। आंसर क्या हो जाएगा, सेशन लेयर। नेक्स्ट द लेयर एनेबल द यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क। अब नेटवर्क को एक्सेस करने में कौन सी लेयर हेल्प करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्लीकेशन लेयर।
तो एप्लीकेशन लेयर एनेबल द यूजर्स टू एक्सेस द नेटवर्क। Next, the layer is responsible for source to destination delivery of a packet across multiple network link। तो यहाँ पे नेटवर्क की बात हो रही है और सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी की, तो यहाँ पे कौन सी लेयर काम करेगी? नेटवर्क लेयर काम करेगी, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। The layer coordinate the function required to transmit a bit stream over a physical medium। तो अगर हम फिजिकल मीडियम की बात करें तो यहाँ पे आपका जो फिजिकल लेयर आता है, फिजिकल लेयर, वहां पे जो डाटा होता है वो बिट की फॉर्मेट में रहता है, तो बिट की फॉर्मेट में ट्रांसमिट होता है। तो इसके लिए यहाँ पे कौन सी लेयर काम करेगी? फिर साफ साफ दिखाई दे रहा है फिजिकल लेयर, क्योंकि फिजिकल लेयर पे डाटा बिट की फॉर्मेट में रहता है, डाटा लिंक पे डाटा आपका फ्रेम की फॉर्मेट में होता है, नेटवर्क पे आपका डाटा पैकेट की फॉर्मेट में रहता है, और ट्रांसपोर्ट पे आपका डाटा सेगमेंट या डाटाग्राम की फॉर्मेट में रहता है। तो डाटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है हर एक लेयर पे, ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है इन ओएसआई मॉडल इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर फंक्शन ऑफ द लेयर। अब इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कौन सी लेयर परफॉर्म करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर, सी वाला आंसर हो जाएगा। तो कौन सी लेयर पे क्या क्या काम परफॉर्म होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए डिटेल में, इनसे भी एक क्वेश्चन बनता है आपका हर बार। अब यहाँ पे AES एल्गोरिथम यूज किया गया है जो कि एक क्रिप्टोग्राफी में यूज होता है। अब इसके 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तो 3 राउंड यूज होते हैं। अब ये पूछ रहा है कि जो ये राउंड है जिसमें आपका की साइज 128 बिट रहता है, तो इसमें कितने राउंड यूज होते हैं? तो इसमें आपका 10 राउंड यूज होता है। दूसरा राउंड विद ए की साइज ऑफ 192 बिट, तो इसमें आपका 12 राउंड यूज होता है। और लास्ट आपका 256 बिट्स का बच गया, इसमें आपका 14 राउंड यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। अब एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, या ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा काम करता है, नेटवर्क पे कौन सा करता है, और डाटा लिंक लेयर पे कौन सा करता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें टीसीपी की, तो टीसीपी आपको पता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही काम करेगा ये तो, और HTTP ये आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, और डाटा लिंक लेयर पे आपका HDLC काम करेगा। अब नेटवर्क लेयर पे आपका बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल काम करेगा, BGP। तो ये राउटर से रिलेटेड हो गया, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आंसर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एनालॉग सिग्नल कैरीज 4 बिट्स इन ईच सिग्नल यूनिट। तो ईच सिग्नल यूनिट में कितने बिट्स कैरी हो रहे हैं? यहाँ पे ईच सिग्नल यूनिट कैरी 4 बिट्स। इफ 1000 सिग्नल यूनिट आर सेंड पर सेकेंड, तो कितने सिग्नल यहाँ पे सेंड किए जा रहे हैं पर सेकेंड? 1000 सिग्नल पर सेकेंड। देन द बोर्ड रेट एंड द बिट रेट ऑफ द सिग्नल आर। तो यहाँ पे आपको बोर्ड रेट फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बोर्ड रेट की बात करें तो ये आपका होता है नंबर ऑफ सिग्नल यूनिट पर सेकेंड, नंबर ऑफ सिग्नल यूनिट पर सेकेंड, ये आपका बोर्ड रेट कहलाता है। और अगर हम बिट रेट की बात करें तो बिट रेट आपका होता है नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड। तो बस पहले वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सिग्नल यूनिट पर सेकेंड, तो ये तो गिवन है इसमें कि 1000 सिग्नल यूनिट्स आर सेंड पर सेकेंड। तो बोर्ड रेट साफ साफ दिखाई दे रहा है आपका, आ जाएगा 1000 बोर्ड्स, 1000 बोर्ड्स साफ साफ दिखाई दे रहा है। बिट रेट निकालना है तो आपको ईच सिग्नल यूनिट कैरी 4 बिट्स,
और यहाँ पे 1000 सिग्नल यूनिट्स आर सेंड पर सेकंड, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड निकालना है। और कितने सिग्नल सेंड हो रहे हैं 1000, और हर एक सिग्नल में कितने बिट्स कैरी हो रहे हैं 4 बिट्स, तो आपका 1000 इंटू 4 ये आपका बिट्स पर सेकंड में आ जाएगा। तो यहां से आपको मिल चुका है 4000 बिट्स पर सेकंड, तो ये आपका आंसर आ गया। तो 1000 बोर्ड्स और आपका 4000 बिट्स पर सेकंड, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, डी वाला। नेक्स्ट है व्हाट इज द बिट रेट फॉर ट्रांसमिटिंग अनकम्प्रेस्ड 800 इंटू 600 पिक्सल कलर फ्रेम्स विद 8 बिट्स पर पिक्सल एट 40 फ्रेम्स पर सेकंड। तो यहाँ पे बिट रेट आपको फाइंड आउट करना है, बिट रेट। तो सिंपल सा फंडा है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो बस। 800 इंटू 600 पिक्सल्स गिवन है और 8 बिट्स पर पिक्सल गिवन है, यहाँ पे 8 बिट्स पर पिक्सल, और इनटू में 40 फ्रेम्स पर सेकंड, तो 40 फ्रेम्स पर सेकंड, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बिट्स पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1536, और आपकी जीरो आ जाएगी यहाँ पे 5, 2 2 4 और 1 5, 3 2 5, ये आपका बिट्स पर सेकंड में आंसर आया। आपको एमबीपीएस में चाहिए तो इसको डिवाइड बाय 10 की पावर 6 कर देंगे, 10 की पावर 6, तो आपका आंसर एमबीपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 153.6 एमबीपीएस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली आपको इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आ जाएगा आपका सी वाला 153.6 एमबीपीएस। नेक्स्ट है द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर यूज्ड इन सीरियल कम्युनिकेशन फॉर एरर डिटेक्शन, फॉर एरर करेक्शन, सिंक्रोनाइजेशन या स्लोइंग डाउन द कम्युनिकेशन। तो हम सीरियल कम्युनिकेशन में स्टार्ट और स्टॉप बिट का यूज करते हैं फॉर सिंक्रोनाइजेशन, तो आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है इन सब्सटीट्यूशन ए करेक्टर इन द प्लेन टेक्स्ट इज ऑलवेज चेंज्ड टू द सेम करेक्टर इन द साइफर टेक्स्ट रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन इन द टेक्स्ट। तो इस वाले सब्सटीट्यूशन मेथड को किस नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका जो करेक्टर है, जो प्लेन टेक्स्ट में जो करेक्टर है वो ऑलवेज चेंज होगा सेम करेक्टर में इन द साइफर टेक्स्ट में। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मोनो अल्फाबेटिक सब्सटीट्यूशन, तो आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है ए नेटवर्क ऑन द इंटरनेट हैज ए सबनेट मास्क, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट इट कैन हैंडल। तो यहाँ पे फिर से आपको एक सबनेट मास्क गिवन है और ये क्लास बी का है आपका, क्योंकि ये कैसे पता चलेगा 255 और 255, तो ये क्लास बी से बिलोंग कर रहा है, क्लास बी का सबनेट मास्क है। अब आपको नंबर ऑफ होस्ट फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए नंबर ऑफ सबनेट पता होने चाहिए। तो ये लास्ट वाले 2 ऑक्टेट आपके होस्ट बताएंगे और सब नेटवर्क भी बताएंगे। तो अगर हम 240 को कन्वर्ट करें तो आपका ये बाइनरी में नंबर आ जाएगा। अब इसमें जो यहाँ पे, क्योंकि आप इसके बाद जीरो भी है तो ये सारे के सारे जीरो ही है, जीरो का बाइनरी क्या हो जाएगा 8 बिट में कन्वर्ट कर लो, 2 2 4, 2 6 और 2 8। अब ये तो नेटवर्क आईडी आपकी फिक्स है, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ये नेटवर्क के लिए यूज होते हैं। तो ये लास्ट वाले ऑक्टेट में ही चेंज करना है, तो यही आपका बचा। अब यहाँ पे ये जो ऑल वंस है, ये सारे ऑल वंस क्या बताएंगे आपको, सब नेट बताएंगे ये। तो सब नेट के लिए 4 बिट यूज हो रहे हैं यहाँ पे, 4 बिट 4 बिट्स। तो अगर नंबर ऑफ सब नेटवर्क पूछे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 4 माइनस 2, तो यहाँ पे 14 आंसर हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ होस्ट पूछ रहा है तो ये आपके जितने जीरो बच गए अब ये सारी होस्ट आईडी में यूज होंगे, होस्ट आईडी में। तो यहाँ पे कितने आपके 8 और 4 12, तो 2 की पावर 12 माइनस 2 करना होगा आपको। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4094। तो हमेशा हमें -2
करना ही पड़ेगा नंबर ऑफ होस्ट के लिए। तो 4094 आपका आंसर हो जाएगा, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो आप यहाँ पे 4096 को भी टिक कर सकते हो। जब ऑप्शन में नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका 2 की पावर 12 जो कि आएगा 4096, तो आपका आंसर सी वाला हो जाएगा, बट हमें -2 करना होता है। नेक्स्ट है 4 बिट्स आर यूज्ड फॉर पैकेट सीक्वेंस नंबर इन ए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज्ड इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज द मैक्सिमम विंडो साइज। अब यहाँ पे सीक्वेंस नंबर के लिए कितने बिट यूज हो रहे हैं, 4 बिट्स। तो आपको स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में मैक्सिमम विंडो साइज बताना है, मैक्सिमम विंडो साइज। तो अगर हम बात करें स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की, तो एक आपका होता है यहाँ पे गो बैक एन प्रोटोकॉल, और एक होता है आपका सिलेक्टिव रिपीट और रिजेक्ट प्रोटोकॉल। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे गो बैक एन प्रोटोकॉल की, तो यहाँ पे आपका विंडो का साइज रहता है 2 की पावर n-1, और सिलेक्टिव रिपीट और रिजेक्ट प्रोटोकॉल में आपका विंडो का साइज हाफ होता है, तो मतलब 2 की पावर n-1। अब यहाँ पे मैक्सिमम देखो आपका यही वाला आएगा 2 की पावर n-1, ये आपका मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पे 4 बिट्स यूज हो रहे हैं, तो 2 की पावर 4-1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15, क्योंकि आपको मैक्सिमम निकालना है। अब 2 की पावर n-1 करोगे तो आपका ये तो 8 ही आएगा, तो आपको मैक्सिमम क्या मिल रहा है यहाँ पे 15, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 वाला। क्योंकि यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का नाम नहीं दिया इन्होंने कि आपको कौन सा यूज करना है, किस में आपको सीक्वेंस नंबर फाइंड आउट करना है, बट इसने ये दे दिया कि मैक्सिमम विंडो साइज कितना होगा। तो मैक्सिमम हमें पता है ये 2 ही आपके फॉर्मूले यूज होते हैं यहाँ पे, या तो ये होगा या फिर ये, इन दोनों में मैक्सिमम आपका 15 आएगा, आंसर हो जाएगा सी वाला। द टोपोलॉजी विद हाईएस्ट रिलायबिलिटी, बस टोपोलॉजी, स्टार, रिंग या मैश। तो इसका आंसर ऑलवेज होता है मैश टोपोलॉजी, सबसे ज्यादा रिलायबल आपकी। रिलायबल क्यों है, क्योंकि सभी डिवाइसेस, सभी की सभी नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है आपस में, तो रिलायबिलिटी वहां पे ज्यादा होगी। A device that connect network with different protocol, स्विच, हब, गेटवे या प्रॉक्सी सर्वर। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है यहाँ पे, गेटवे। लेट सी बी ए बाइनरी लीनियर कोड विद मिनिमम डिस्टेंस 2t+1, देन इट कैन करेक्ट अप टू हाउ मेनी बिट्स ऑफ एरर। तो यहाँ पे अगर मिनिमम डिस्टेंस आपको पता है कि 2t+1 है, तो कितने नंबर ऑफ बिट को ये करेक्ट कर सकती है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आता है टी। आंसर क्या हो जाएगा आपका टी। अगर टी बिट्स ऑफ एरर को करेक्ट करना है तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए आपका, 2t+1 होना चाहिए। आप इसका रिवर्स भी याद कर सकते हो, क्योंकि रिवर्स भी पूछा जा सकता है कि आपका टी बिट्स ऑफ एरर को करेक्ट करने के लिए मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 2t+1। नेक्स्ट, हाउ मेनी एंट्री विल बी इन द ट्रूथ टेबल ऑफ 4 इनपुट नैंड गेट। तो यहाँ पे 4 इनपुट नैंड गेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ एंट्री बतानी है ट्रूथ टेबल में, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 की पावर 4 जो कि होता है आपका 16, तो 16 एंट्रीज आ जाएगी, आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज सेट ऑफ लॉजिक गेट आर नोन एज यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट आपको पता है, एक तो आपका नैंड गेट होता है, एक आपका नोर गेट होता है, तो ये दोनों यूनिवर्सल गेट होते हैं आपके। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में एक्सोर, नैंड, और, ये आपका पूरा यूनिवर्सल सेट नहीं है। और नोट एक्सोर नहीं है, नोर नैंड एक्सनोर नहीं है, नोर नैंड, तो आंसर हो जाएगा डी वाला। नोर और नैंड आपके यूनिवर्सल गेट में आते हैं। व्हाट इज द एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर। अब इन दोनों को ऐड करना है, ये बाइनरी नंबर गिवन है आपको, तो दोनों ही आपके बाइनरी नंबर है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करके आंसर निकाल लो इसका। तो ये आपका 0 0, ये आपका 1 1, इन दोनों को ऐड करना है, दोनों ही आपके बाइनरी नंबर है ये। तो 1 और 1 आपका 0,
और यहाँ पे कैरी हो जाएगा 1, और 1 और 1 आपका फिर से 0, कैरी हो गया 1। अब 1 0 आपका 1 बनेगा, 1 0 क्या बनेगा 1। अब यहाँ पे फिर से 1 0, फिर से आपका 1 0 1 1 1 0 1, तो आपका आंसर आ गया ये। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी वाला। इन द टॉगल मोड ए जेके फ्लिप फ्लॉप हैज जे इक्वल टू 0 या के इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 0, के इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 0। तो टॉगल मोड में जे के फ्लिप फ्लॉप में आपका दोनों ही जे और के आपका 1 रहता है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा बी वाला। और अगर आप इसकी ट्रूथ टेबल भी चेक करोगे तो जब जे आपका 1, जब के इक्वल टू 1, तो इसको बोलते हैं टॉगल स्टेट, इन्वर्स कर देता है। जो भी आपका इनपुट रहता है क्यू नोट रहेगा तो उसका क्यू नोट का इन्वर्स कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ये मतलब कि टॉगल स्टेट में हाई को क्या करता है, हाई को लो में कन्वर्ट करता है या फिर लो को हाई में कन्वर्ट कर देगा। ये होती है टॉगल स्टेट। कब होती है, जब जे और के दोनों आपके 1 हो, जे के फ्लिप फ्लॉप में। नेक्स्ट है 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ। अब इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना आपको। तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको पहले इसमें क्या करना है, 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका 1s कॉम्प्लीमेंट, तो 1s कॉम्प्लीमेंट आपको पता है 1 को 0 में कन्वर्ट कर दो, 0 को 1 में कर दो। तो यहाँ पे आपका ये 0 1, ये 0 0 1 0 और 0। अब 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 2s निकालने के लिए आप इसमें +1 कर दो। तो यहाँ पे ये 1, ये 0 1, ये 0 0 1 और 0, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका डी वाला। आंसर क्या हो जाएगा डी वाला। ए डिजिटल सर्किट दैट कैन स्टोर ओनली 1 बिट इज रजिस्टर, नॉर गेट, फ्लिप फ्लॉप या एक्सोर गेट। तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं टू स्टोर 1 बिट। डिजिटल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है 1 बिट को स्टोर करने के लिए। द एक्सेस 3 कोड फॉर 584 इज गिवन बाय। तो यहाँ पे 584 आपको डेसिमल नंबर गिवन है, ये डेसिमल नंबर गिवन है। अब इसका एक्सेस 3 कोड फाइंड आउट करना है। तो एक्सेस 3 कोड कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एक्सेस 3 कोड इस डेसिमल नंबर के हर एक डिजिट में +3 ऐड कर देना है। तो 5 में +3 ऐड कर दो तो 8 आ जाएगा, 8 में +3 ऐड कर दो 11 आ जाएगा, 4 में +3 ऐड कर दो 7 आ जाएगा। अब इनको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है, इनको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपका 8 का बनेगा 1 0 0 0, 11 का बनेगा आपका 1 0 1 1 और 7 का बनेगा आपका 0 1 1 1। तो 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया अब इनको। अब क्योंकि एक्सेस 3 कोड में फाइंड आउट करना है तो आप 8 11 और 7 तो इस सीक्वेंस में लिख लो वापिस से। बस ये आपका 1000 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1, ये आपका फाइनली एक्सेस 3 कोड आ चुका है, जो कि आंसर आ जाएगा ए वाला। द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर इज इक्विवेलेंट टू। तो हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो क्या करना है, यहाँ पे ये आपका नंबर है, ये 43, ये किस में गिवन है, हेक्साडेसिमल में। तो पहले इनको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। तो 1 को बाइनरी में अगर कन्वर्ट करेंगे, 1 का बाइनरी क्या आ जाएगा आपका, 4 बिट में कन्वर्ट करना है सबको। तो 4 बिट में ये आ जाएगा और ये आपका 14 होता है, 14 का बाइनरी कन्वर्जन ये आ जाएगा आपका। सबको 4 बिट में कन्वर्ट करना है। अब आपका 0.43 रहा, तो 4 को कन्वर्ट करेंगे 4 बिट में, कैसे 0 1 0 0, 3 को कन्वर्ट करेंगे तो 0 0 1 1। तो 4 बिट में कन्वर्ट कर लिया सबको हमने, क्योंकि हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट किए जाते हैं 4 बिट से, तो हमने 4 बिट में कन्वर्ट कर लिया, पहला काम। अब इनको यहाँ पे सीक्वेंस में लिख लो थोड़ा, कि आपका 0 0 0 1, फिर आपका 1 1 1 0। अब ये 0.43 लिखना है, तो 4 में आपका 0 1 0 0,
और 3 आपका 0 0 1 1। अब क्या करना है इसको, अब यहाँ पे डेसिमल से पहले वाले, तो यहाँ पे अब क्योंकि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 3 3 के पेयर बना लो, यहाँ पे 3 3 के पेयर बना लेंगे यहाँ पे। और ये तो 0 है ही, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो 3 3 के पेयर बना लेंगे। और यहाँ पे राइट साइड में फिर से हम पॉइंट के जस्ट बाद से 3 3 के फिर से पेयर बना लेंगे। अब यहाँ पे एक पेयर नहीं बन पा रहा पूरा, तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब सिंपली इस ऑक्टल नंबर को, इस बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है 110। तो 110 क्या होता है आपका, 110 आपका 6 होता है यहाँ पे। अब 011 ये होता है आपका, ये आपका 3 होता है, और ये 0 है ही, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब राइट हैंड साइड में आ जाओ, 010 तो ये आपका होता है 2, और ये आपका 0 0 0 ही हो जाएगा, और लास्ट वाला बचा ये आपका 6 होता है। तो यहाँ पे आपका नंबर आ चुका है ऑक्टल में, ये ऑक्टल में फाइनली आंसर आ जाएगा 36.206। ये आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है, तो आंसर क्या बनेगा आपका बी वाला। हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू स्टोर 1 BCD डिजिट। तो BCD डिजिट आपके 4 बिट नंबर होते हैं, तो एक BCD डिजिट को स्टोर करने के लिए कितने बिट चाहिए, फिर 4 बिट्स। साफ साफ आंसर दिखाई दे रहा है, बी हो जाएगा। A register can be defined as group of transistor for storing n bit of information, group of transistor for storing 2 bit of information, group of flip flop for storing n bit of information, या group of flip flop for storing binary information। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप फॉर स्टोरिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन। In an SR latch built from NOR gate which condition is not allowed। तो SR के अंदर कौन सी कंडीशन अलाउ नहीं होती, तो ये आपको पता है कि जब S की वैल्यू 1 और आपकी R की वैल्यू 1 हो तो ये वाली स्टेट इनवैलिड रहती है। यहाँ पे क्या रहती है, इनवैलिड। तो दिस इज नॉट अलाउड, तो यहाँ पे आंसर डी वाला हो जाएगा। S इक्वल टू 1 R इक्वल टू 1 इनवैलिड होती है। इसी इनवैलिड को रिमूव किया जाता है टू कन्वर्ट इनटू जेके फ्लिप फ्लॉप। अगर इसको जेके फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर दोगे तो वहां पे ये वाली स्टेट आपकी रिमूव हो जाती है, S इक्वल टू 1 R इक्वल टू 1 इनवैलिड वाली। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना आपको, A कॉम्प्लीमेंट B प्लस C D का कॉम्प्लीमेंट। तो पूरे का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना आपको, पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे अगर हम इसका डी मॉर्गन लॉ यूज करें तो डी मॉर्गन लॉ क्या होता है आपका, ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट और सी डी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यही तो होता है। देखो डी मॉर्गन लॉ क्या होता है आपका, डी मॉर्गन लॉ अगर आपके पास में ए प्लस बी इसका कॉम्प्लीमेंट हो तो ये ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, यही होता है हमारा डी मॉर्गन लॉ। हमारे पास में ये है तो इसको डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करके हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया ऐसे। अब यहाँ पे फिर से डी मॉर्गन लॉ अप्लाई हो जाएगा फर्स्ट वाले में, कैसे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, बट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। तो देखो इसका रिवर्स करते हैं तो पूरे के ऊपर देखो आपका, क्योंकि आपके सामने है अब सॉरी यहाँ पे अगर हम लिखें ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये होता है आपका ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ ये होता है। तो हमने क्योंकि यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट पहले से है तो इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। ऐसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे सी डी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये लो जी। अब यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपका ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ही बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, क्योंकि डी का कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो गया। फाइनली ये आंसर आ गया, किससे मैच हो रहा है ये देख लो यहाँ पे। तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, तो आपका बी वाले से मैच हो रहा है, तो बी ही आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नोटेशन फॉर ऑक्टल नंबर, तो यहाँ पे ये ऑक्टल नंबर आपको गिवन है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सारे डिजिट को उठाओ, सारे ऑक्टल नंबर को, जैसे 2 वाले ऑक्टल नंबर को उठाया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, 3 बिट बाइनरी में। तो 2 का 3 बिट बाइनरी क्या हो जाएगा, 0 1 0। ऐसे ही 5 का, 5 ऑक्टल नंबर है, 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, इसका हो जाएगा 1 0 1। अब नेक्स्ट वाले 5 का भी सेम ही होगा। अब 0 का 0 आपका ऑक्टल है तो बाइनरी आपका 3 बार 0। ऐसे ही बचा कि आपका 2, फिर से 2 आपका, क्योंकि 2 का ऑलरेडी आप कन्वर्ट कर चुके हो, यहाँ पे 0 1 0 ही होगा, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब बचा कौन, 7। 7 का आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 1 1। अब लास्ट में बचा 6। 6 आपका ऑक्टल नंबर है, कन्वर्ट कर दो तो 1 1 0। ये लो जी। अब बस सीक्वेंस में आपको लिखना है, स्टार्टिंग में 2 है तो ये लो जी, फिर आपका 5 है 1 0 1, फिर आपका 1 0 1, 2 बार 5 है, फिर आपका 0 है 3 बार लिख दिया, 2 2 को 0 1 0, 7 आपका 3 बार 1, 6 आपका 1 1 0। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है आपको, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 4 4 के पेयर बना लो। कितने पेयर बनेंगे, 4 4 के। तो लास्ट से स्टार्ट हो जाओ, ये आपका 4 का पेयर, फिर आपका ये वाला 4 का पेयर, ये वाला 4 का पेयर, ये वाला 4 का पेयर और ये वाला 4 का पेयर। अब ये 0 है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4 4 का पेयर बनाने के बाद सिंपली अब इसको कन्वर्ट करना है आपको कि 1 0 1 0 ये होता है आपका 10, 1 1 0 1 ये आपका होता है 13, और ये 4 बार 0 है तो ये तो 0 में ही आएगा आपका। ये 1 0 1 1 ये आपका हो जाता है यहाँ पे 11। लास्ट वाला बचा 1 1 1 0, तो ये आपका होता है 14। ये लो जी। अब हेक्साडेसिमल में 10 को क्या बोलते हैं हम, ए, 13 को क्या बोलते हैं, यहाँ पे 13 को क्या बोलते हैं, डी, और ये आपका 0 है। 11 को क्या बोलते हैं, बी, और 14 को क्या बोलते हैं, ई। तो फाइनली ये आंसर आ गया आपका हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी वाला, सी वाले से मैच हो रहा है। द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए मोडुलो 272 काउंटर इज। अगर हम बात करें कि अगर 8 फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन 272 काउंटर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 की पावर 8 ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 256। तो हमें यहाँ पे कौन सा मोडुलो काउंटर डिजाइन करना है, 272, बट यहाँ पे 256 क्या है, इससे कम है, तो इसका मतलब 8 फ्लिप फ्लॉप आपका आंसर नहीं आने वाला। अगर हम 9 लेते हैं तो आपका 2 की पावर 9 हो जाएगा, जो कि होता है यहाँ पे 256 का नेक्स्ट 2 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 512 आएगा। अब 512 में ये कवर हो जाते हैं आपके 272 काउंटर, मॉडुलो 272 काउंटर कवर हो जाता है। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9। नेक्स्ट द बुलियन एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बुलियन वेरिएबल ए बी या सी या नन ऑफ दीज। तो अगर हम इस बुलियन एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सोल्व कर लें, अगर ये आपका ए बी कॉम्प्लीमेंट है और ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट सी और ये आपका ए सी, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है ए, ये अंदर क्या आ जाएगा, बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका सी, ये आ जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। तो यहां से हमें क्या मिला, ए, और यहां से क्या मिला, सी। तो अब आपको यहां पे समझ आ रहा होगा कि ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है इंडिपेंडेंट ऑफ बी है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला, इंडिपेंडेंट ऑफ बी। सिंपली आपको इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं है, जो वेरिएबल मिले ए और सी, तो इंडिपेंडेंट ऑफ बी। नेक्स्ट है द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 33। तो आपको 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है अब इसका, 9th कॉम्प्लीमेंट 33 का। तो 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कैसे किया जाता है,
9 में से माइनस कर दो पहला डिजिट, मतलब कि 999 से माइनस कर दो सिंपली, आंसर आ जाएगा आपका 66। ये 9's कॉम्प्लीमेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। द 10's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 15, तो अब आपको 10's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। 10's कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है आपका 9's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। जैसे 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट फिर प्लस उसमें ऐड करते हैं, तो वो आपका 2's कॉम्प्लीमेंट आता है। वैसे ही 10's कॉम्प्लीमेंट 9's प्लस 1, तो इसका 9's कॉम्प्लीमेंट निकालना है 15 का, तो 9 में से माइनस कर दो, तो 999 में से माइनस करेंगे तो ये 4 और ये आपका 84। अब 84 प्लस 1 कितना आ जाएगा 85, तो आंसर आ गया आपका ए वाला। नेक्स्ट है ग्रे कोड ऑफ 10110 इज इक्विवेलेंट। अब इसका ग्रे कोड फाइंड आउट करना है, तो ग्रे कोड कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो यहाँ आपके सामने जो गिवन है ये बाइनरी नंबर गिवन है, तो ग्रे कोड का जो फर्स्ट डिजिट होगा वो ऑलवेज सेम होता है, तो यहाँ पे ग्रे कोड का फर्स्ट डिजिट आपका 1 ही आएगा। अब नेक्स्ट वाला डिजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नेक्स्ट वाला डिजिट इन दोनों बिट को क्या करना है एक्सोर, तो मतलब कि 1 और इसके साथ में एक्सोर ऑपरेशन अप्लाई करना है 0 के साथ में, 1 और 0 का एक्सोर ऑपरेशन। तो यहाँ पे 1 और 0 अगर एक्सोर की टेबल देखोगे तो वहाँ पे 1 और 0 आउटपुट क्या देते हैं 1 देंगे, तो 1 और 0 के बीच में एक्सोर ऑपरेशन लगाना है, हमें नेक्स्ट वाला बिट मिल जाएगा जो कि आ गया 1। अब ऐसे ही नेक्स्ट बिट फाइंड आउट करने के लिए 0 और 1 का एक्सोर करेंगे, तो यहाँ पे 0 एक्सोर 1, तो फिर से हमें क्या मिलेगा 1 ही मिलता है यहाँ पे, तो ये 1 आ गया। नेक्स्ट 2 बिट का फिर से एक्सोर ऑपरेशन करेंगे, मतलब 1 एक्सोर 1। अब जब दोनों बिट सेम होते हैं तो यहाँ पे आउटपुट आता है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर से 1 और 0 का एक्सोर करेंगे, 1 एक्सोर 0, तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब ये 1 आ गया, तो सारे के सारे डिजिट आपके फाइंड आउट हो चुके हैं, तो ये इसका ग्रे कोड आ गया। तो ग्रे कोड आपका 11101 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ, तो अब नंबर ऑफ वंस बताने कितने हैं इसमें, तो अगर हम 3 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 + 1 और इनटू 4096, तो 2 की पावर 12 होता है ये लो जी, प्लस 15 को हम लिख सकते हैं 8 + 4 + 2 + 1 और इनटू में 256 जो कि होता है 2 की पावर 8 प्लस 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1 इनटू 16 2 की पावर 4, लास्ट में 3 बचा, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1, ये लो जी। अब इन सभी को हम 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, 2 की पावर में। 2 की पावर में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 की पावर कितनी भी हो उसमें नंबर ऑफ वंस हमेशा कितने आते हैं 1 ही आते हैं। नंबर ऑफ 1 कितने आएंगे 1 आएंगे, मतलब एक ही बार आएंगे। 2 की पावर कितनी भी हो आपकी, 2 की पावर n हो तो आपके नंबर ऑफ वंस कितने रहते हैं, एक ही 1 आएगा उसमें, 2 की कितनी भी पावर हो बस। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2 की पावर में, तो आपका आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ 1 काउंट कर लेंगे, तो 2 की पावर 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो तो 2 की पावर 13 बन गया, प्लस अब ये 1 है तो यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 की पावर 12 ही आएगा, ये लो जी, ये तो 16 हो गया। नेक्स्ट ये प्लस, अब ये 8 है, ये 2 की पावर 3 हो सकता है, 2 की पावर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ 2 की पावर 8 के साथ, 2 की पावर 11 आ गया, प्लस 4 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कराओ तो 2 की पावर 10 आ गया, 2 की पावर 1 को मल्टीप्लाई करवाया तो 2 की पावर 9 आ गया, और 1 को कराएंगे तो 2 की पावर 8 ही आ जाएगा, ये लो जी। अब 4 है तो 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कराओ 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 6, और ये आपका 2 की पावर 4, प्लस अब ये आपका 2 ही है, 2 की पावर 1 मान लो, और ये आपका 1 है, तो 1 के अंदर तो एक ही बार 1 है, 1 के अंदर क्या एक ही बार 1 है, तो इसको 1 ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे नंबर ऑफ 1 काउंट करो, देखो 1, क्योंकि 2 की पावर कितनी भी हो नंबर ऑफ 1 कितने आएंगे एक ही बार, तो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 10। तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो गए? 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। इन कंप्यूटर सब्ट्रैक्शन इज जनरली कैरिड आउट बाय वंस कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट या नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। तो सब्ट्रैक्शन हम परफॉर्म करते हैं टूएस कॉम्प्लीमेंट से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी वाला। द बुलियन एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन गिवन आपको ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका एज इट इज रहने दो, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। अब लास्ट वाले में देखो कॉमन क्या है, ए आपका कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, जो कि होता है 1, ये आपका 1 होता है। यहाँ पे अब बचा क्या? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ए बचा। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लो यूज कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो यूज करेंगे। तो आपका ए बार प्लस ए आएगा, पहले ए बार प्लस ए आ जाएगा, फिर आपका बी प्लस ए आ जाएगा, बी प्लस ए, ये लो जी। अब ये फिर से आपका 1 होता है, तो आपका बचा क्या? बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी, आपका आंसर हो जाएगा। फिर तो आंसर आ जाएगा ए वाला। गिवन टू DFA M1 एंड M2 दे आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे 2 DFA गिवन है, एक M1 और एक M2, ये DFA है। अब बताना है कि दोनों इक्विवेलेंट कब होगी। M1 एंड M2 हैज द सेम नंबर ऑफ स्टेट। तो ऐसा कभी नहीं होता कि सेम नंबर ऑफ स्टेट होने का मतलब दे आर इक्विवेलेंट, तो गलत है। M1 M2 एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय M1 इक्वल टू लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय M2। तो इस केस में आपकी DFA इक्विवेलेंट हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि दोनों लैंग्वेज सेम एक्सेप्ट कर रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, थर्ड वाला ऑप्शन। M1 M2 हैज द सेम नंबर ऑफ फाइनल स्टेट। तो ये भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि फाइनल स्टेट सेम है तो आपकी इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। M1 M2 एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज, तब हम बोलेंगे कि दोनों DFA इक्विवेलेंट है यहाँ पे। ए लैंग्वेज फॉर विच नो DFA एग्जिस्ट। अब ऐसी लैंग्वेज जिसके लिए आप DFA डिजाइन नहीं कर सकते, तो उस लैंग्वेज को क्या बोलेंगे? रेगुलर लैंग्वेज, नॉन रेगुलर लैंग्वेज या मे बी रेगुलर, कैन नॉट बी सेड। अगर आप ऐसी लैंग्वेज के लिए, कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसके लिए DFA नहीं डिजाइन कर सकते, तो ऑब्वियस सी बात है नॉन रेगुलर लैंग्वेज कहलाएगी वो। और जिसके लिए आप DFA डिजाइन कर सकते हो वो कहलाती है आपकी रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज इसके लिए हम डिजाइन कर सकते हैं, और जो रेगुलर नहीं होगी, नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, तो उसके लिए हम DFA डिजाइन नहीं कर सकते। तो आंसर हो जाएगा बी वाला। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज एन ऑक्टल नंबर डिविजिबल बाय 3R। तो यहाँ पे कोई भी एक ऑक्टल नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट बतानी है आपको। तो यहाँ पे जिससे भी डिविजिबल होना चाहिए, किससे होना चाहिए? 3 से, तो उतनी ही स्टेट आती है इसमें। तो इसका आंसर 3 ही आएगा। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट रिक्वायर्ड इज 3। तो कोई भी ऑक्टल नंबर कह रहा है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, वो आपका कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, अगर वो मोडुलो m से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे m आपकी नंबर ऑफ स्टेट आ जाएगी, फिर नंबर ऑफ स्टेट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? फिर m ही हो जाएगी। अब यहाँ पे m क्या है? m इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे मोडुलो 3 हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा 3 आपका। फॉर ए गिवन मूरे मशीन गिवन इनपुट दस द आउटपुट वुड बी ऑफ लेंथ। तो मूरे मशीन में आपका, मूरे मशीन में जो आउटपुट की जो लेंथ होती है, जो आउटपुट की लेंथ होती है वो आपकी इनपुट से एक ज़्यादा होती है, इनपुट +1 होती है ऑलवेज। ये मूरे मशीन की बात कर रहे हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए वाला। बट अगर हम यही मिले मशीन की बात करें, मिले मशीन,
तो वहाँ पे जो आउटपुट लेंथ होती है, जो आउटपुट लेंथ है वो इक्वल टू रहती है इनपुट के ही बराबर, इनपुट की लेंथ के बराबर रहती है, और मूरे मशीन में आपकी +1 हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। इन ए मिले मशीन द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन स्टेट, प्रीवियस स्टेट, प्रेजेंट स्टेट या इनपुट या ओनली इनपुट। तो जो मिले मशीन है उसमें जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज इनपुट सीक्वेंस। तो आंसर हो जाएगा सी वाला। तो ये मिले मशीन में दोनों पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट स्टेट और इनपुट पे। जब अगर मूरे मशीन की बात करते हैं, मूरे मशीन, तो वहाँ पे जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन इनपुट, ओनली ऑन इनपुट। तो ये मूरे मशीन में रहता है। और मिले में आपका प्रेजेंट स्टेट और इनपुट दोनों पे डिपेंड करता है आउटपुट। मिले एंड मूरे मशीन कैन बी कैटेगराइज एज इंड्यूसर, ट्रांसड्यूसर, ट्यूरिंग मशीन या लीनियर बाउंडर ऑटोमेटा। तो जो मिले और मूरे मशीन है उनको कैटेगराइज करते हैं एज ए ट्रांसड्यूसर, क्योंकि हमें आउटपुट देती है वो। तो ट्रांसड्यूसर का मतलब आउटपुट देना। तो मिले और मूरे मशीन दोनों आउटपुट देगी, तो ट्रांसड्यूसर के रूप में काम करती है, ये एज ए ट्रांसड्यूसर काम करती है। पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर प्रूविंग वेदर टू गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन आर इक्विवेलेंट, ए गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस, ए गिवन ग्रामर इज रेगुलर, ए गिवन ग्रामर इज नॉट रेगुलर। तो यहाँ पे पंपिंग लेमा किसके लिए यूज करते हैं? तो पंपिंग लेमा आर यूज्ड फॉर प्रूविंग ए गिवन ग्रामर इज नॉट रेगुलर। तो नॉट रेगुलर के लिए यूज की जाती है, ना कि रेगुलर के लिए। किसी लैंग्वेज को प्रूव करना हो कि वो रेगुलर नहीं है, उसके लिए हम पंपिंग लेमा का यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी वाला। Context sensitive grammar can be recognized by linear bounded automation, finite state automation, push down automata या none of these। अगर हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर की बात करें तो इसके क्रॉसपोंडेंस लैंग्वेज क्या आएगी आपकी? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज आएगी। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, अब ये लैंग्वेज होती है CSL लैंग्वेज, और CSL लैंग्वेज को कौन सी मशीन एक्सेप्ट करती है? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पे आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ए वाला आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दो लैंग्वेज गिवन है। S1 लैंग्वेज है आपकी टू 0 की पावर 2n, और n की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर पुट करोगे आप, n की वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 0 की पावर 2, फिर आपका 0 की पावर 4 आएगा, 0 की पावर 6 आएगा, 0 की पावर 8 आएगा। इस तरह से लैंग्वेज चलेगी। तो इस लैंग्वेज के लिए आप DFA बना सकते हो, इसके लिए तो हम DFA बना सकते हैं। और वैसे भी लीनियर पावर है, ये कौन सी पावर है? लीनियर पावर। तो ये आपकी रेगुलर लैंग्वेज होती है जब लीनियर पावर हो ऐसे। और ये वैसे भी 2 4 6 8 ये AP के अंदर है, जो पावर है वो AP में है। तो जब AP में हो, लीनियर पावर हो, या ऐसी लैंग्वेज के लिए DFA डिजाइन कर सकते हो, तो वो सारी लैंग्वेज क्या कहलाती है? आपकी रेगुलर लैंग्वेज कहलाती है। तो ये लैंग्वेज रेगुलर आपकी फर्स्ट वाली। तो सेकंड की बात करें, 0 की पावर m, 0 की पावर n और 0 की पावर m+n, मतलब जितने 0 इधर आए हैं उन दोनों का सम यहाँ पे आना चाहिए। तो एक टाइप से यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, हम कंपेयर कर रहे हैं। और कंपैरिजन फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर सकता, इसके पास में पावर नहीं है कंपैरिजन करने की। तो इसका मतलब ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी, S2 वाली नहीं है रेगुलर। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ओनली S1 इज करेक्ट, कि फर्स्ट वाली रेगुलर है, दूसरी वाली रेगुलर नहीं है। तो दूसरी वाली कौन सी लैंग्वेज है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है ये वाली। हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन ए मिनिमम स्टेट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज L इज इक्वल टू W, W बिलोंग्स टू नंबर ऑफ जीरोज इज डिविजिबल बाय 2।
तो यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है जिसमें नंबर ऑफ जीरो डिविजिबल बाय 2 है, मतलब कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग, तो मोडुलो यहाँ पे 2 यूज हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ वंस, मतलब कि NW1 इज डिविजिबल बाय 5, तो मतलब मोडुलो 5, तो ये फंक्शन बन गया। अब जैसा कि मैंने बताया, अगर आप डिविजिबल बाय 2 फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो ये नंबर ऑफ स्टेट हो जाएगी 2। अगर आप नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 5 चाह रहे हो तो आपकी नंबर ऑफ स्टेट हो जाएगी 5। बट अब इस केस में एंड लगा दिया दोनों के बीच में, तो एंड का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 2 स्टेट चाहिए और इसके लिए 5 स्टेट, दोनों को मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ स्टेट कितनी आ गई 10, आंसर हो जाएगा सी वाला। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों के बीच में क्या यूज किया, एंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग आर इन एल स्टार, तो यहाँ पे लैंग्वेज गिवन है AB, A BA, तो ये लैंग्वेज गिवन आपकी देखो AB AA और आपका BAA। अब क्या ये स्ट्रिंग इससे जनरेट हो सकता है, आपको चेक करना है। तो यहां से देखो आपका कंपेयर ही करना और कुछ नहीं है। AB इसमें आ रहा है, उसके बाद AAB, ये तो नहीं आ रहा AAB, बट क्या AA आ रहा है, AA आ सकता है। उसके बाद BAA, ये भी आ रहा है, ये रहा। उसके बाद AB, ये भी आ रहा है। उसके बाद AA, ये भी आ रहा है। तो ये पूरा सीक्वेंस आपका जनरेट हो सकता है। यहाँ पे मैं बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग आर इन एल स्टार, तो एक तो पहले वाला है। दूसरा फिर से आप AA देखो, AA ये AA दोनों आ सकते हैं, ये रे। फिर आपका BAA, ये रहा। फिर आपका AA, तो ये भी आ सकता है। नेक्स्ट BAA, फिर आपका उसके बाद AA, ये रहा AA। उसके बाद AB, ये रहा AB के बाद AA, फिर से AA, ये AA बना, फिर से AA बना, और लास्ट में अकेला बच गया B। अब B कहीं पे भी नहीं एडजस्ट हो पा रहा, तो ये लैंग्वेज आपकी इस स्ट्रिंग में, तो ये स्ट्रिंग आपका इस लैंग्वेज में नहीं आएगा। लास्ट वाला देख लो BAA, फिर आपका AA AB, अब यहाँ पे देखो AA और AB दोनों आ रहे हैं, लास्ट में फिर AA, ये भी सही कॉम्बिनेशन बन गया, तो आपका फोर्थ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड वाला इसका पार्ट नहीं है और तीनों इसके पार्ट है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, सी वाला आंसर हो गया। Which of the following pair have different expressive power? Deterministic finite automata and non-deterministic finite automata। तो DFA और NFA की पावर सेम होती है, बोथ आर इक्विवेलेंट। पावर क्या होती है, दोनों की सेम होती है। और आपका DPDA एंड NPDA, तो इनकी पावर डिफरेंट होती है ऑलवेज, याद रखना। ये वाला एक ऐसा पेयर है जो आपको 4 ऑप्शन में मिले ही मिलेगा, जब ऐसी कोई पावर को कंपैरिजन कर रहा होगा तो आपको यही वाला ऑप्शन ढूंढना है बस, कि आपका DPDA और NPDA मिल जाए, क्योंकि दोनों की पावर डिफरेंट होती है। जो हमारी NPDA होती है वो मोर पावरफुल होती है एज कम्पेयर टू DPDA, ये भी याद रखना, ये ज़्यादा पावरफुल होती है। तो इक्विवेलेंट तो हो ही नहीं सकती, और सारी आपकी इक्विवेलेंट मिलेगी। यहाँ पे देखो डिटर्मिनिस्टिक सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन, नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन इक्विवेलेंट होती है, सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन और मल्टी टेप इक्विवेलेंट होती है। तो यहाँ पे आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है आपका बी वाला। Which of the following are not regular? String of zero whose length is a perfect square। अब जो लेंथ आपकी जीरो की वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, तो भाई परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना, ठीक है, उस कंडीशन को चेक करना अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो ये आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा तो नहीं कर सकती, आप फाइनाइट ऑटोमेटा इसके लिए डिजाइन नहीं कर सकते, इसका मतलब ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगी। सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम मेड अप ऑफ 0 and 1, तो ये आपकी ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में आती है, तो ये भी रेगुलर नहीं है, क्योंकि पैलिंड्रोम फाइंड आउट करने हैं। सेट ऑफ ऑल पैलिंड्रोम जितने भी 0 1 से बने हैं, तो रेगुलर हो ही नहीं सकती ये भी। स्ट्रिंग ऑफ जीरो हुज लेंथ इज प्राइम नंबर, ये भी आपकी रेगुलर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर आपका कोई पैटर्न, कोई एपी में नहीं आ रही कोई सीक्वेंस, तो इसलिए प्राइम नंबर फाइंड आउट करना भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो ये भी रेगुलर में नहीं है। यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ ऑड नंबर ऑफ जीरो, ये वाला कर सकते हैं इजीली,
ऑड नंबर ऑफ जीरो के लिए हमने डीएफए बनाई भी है। तो यहाँ पे आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है आपका ABC। नॉट रेगुलर पूछा है तो आपका फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा इसमें। कंसिडर द लैंग्वेज L1 L2 L3। तो L1 आपकी लैंग्वेज है 0 की पावर P और 1 की पावर Q, और P Q बोथ आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये तो रेगुलर लैंग्वेज है, साफ साफ दिखाई दे रहा है रेगुलर लैंग्वेज है। दूसरी है 0 की पावर सेम आपकी 0 की पावर P 1 की पावर Q, बट यहाँ पे P और Q आपको दे दिया है कि P इक्वल टू Q है इसमें। तो जब दोनों इक्वल होंगे तो एक कंपैरिजन होगा, एक कंपैरिजन होगा तो आपकी ये रेगुलर नहीं रहेगी, फिर ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो जाएगी, आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी जब एक कंपैरिजन आ गया यहाँ पे। अब थर्ड वाली लैंग्वेज, ठीक है, L3 की वन है 0 की पावर P 1 की पावर Q और 0 की पावर R। अब यहाँ पे एक तो कंपैरिजन ये हो रहा है क्योंकि P इक्वल टू Q इक्वल टू R गिवन है, एक कंपैरिजन ये है एक कंपैरिजन ये है, तो दो कंपैरिजन फिर से नहीं कर पाएगी रेगुलर लैंग्वेज या फाइनाइट ऑटोमेटा, दो कंपैरिजन नहीं कर पाएगी। तो ये लैंग्वेज अब रेगुलर नहीं है। तो कौन सी लैंग्वेज है? तो ये लैंग्वेज आपकी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। इसके लिए लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा चाहिए, आप डिजाइन कर सकते हो, लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे कौन सी ट्रू नहीं है? ऑल द थ्री लैंग्वेज आर कॉन्टेक्स्ट फ्री। तो तीनों की तीनों कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, यहाँ पे यही स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। यहाँ पे आंसर आ गया आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? देयर इज यूनिक मिनिमल डीएफए फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि किसी भी रेगुलर लैंग्वेज के लिए आप मिनिमल डीएफए डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे एवरी एनएफए कैन बी कन्वर्टेड टू एन इक्विवेलेंट पीडीए, ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। जो भी एनएफए है, एनएफए होने का मतलब वहां पे लैंग्वेज कौन सी एक्सेप्ट होगी? रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी। और जो भी रेगुलर लैंग्वेज है वो आपकी डीसीएफएल लैंग्वेज भी होती है। वो क्या होती है? आपकी डीसीएफएल लैंग्वेज। और डीसीएफएल लैंग्वेज के लिए आप पीडीए डिजाइन कर सकते हो। तो इसका मतलब एवरी एनएफए कैन बी कन्वर्टेड टू एन इक्विवेलेंट पीडीए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी लैंग्वेज इज रिकर्सिव, ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, क्योंकि रिकर्सिव लैंग्वेज क्लोज्ड होती है अंडर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। नेक्स्ट है एवरी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए कैन बी कन्वर्टेड टू एन इक्विवेलेंट डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। अब ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। तो याद रखना, जब बात करें ये एनपीडीए की, एनपीडीए की जो पावर है वो इक्विवेलेंट नहीं होती है डीपीडीए के। इसमें ऑलवेज एनपीडीए आपकी मोर पावरफुल रहती है, मोर पावरफुल देन डीपीडीए। ये डायग्राम अगर दिमाग में याद रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऑलवेज जो आंसर होता है, अगर ये वाली स्टेटमेंट है तो आपको कुछ नहीं देखना, ये स्टेटमेंट को ही चेक करना है और इसी पे टिक करना है, यही आंसर मिलेगा ऑलवेज। क्योंकि एनपीडीए को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते डीपीडीए में। एवरी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए कैन बी कन्वर्टेड टू एन इक्विवेलेंट डिटर्मिनिस्टिक पीडीए, तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते एवरी पीडीए को, एवरी एनपीडीए को। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट आपकी डी वाली है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी वाला। The family of context sensitive language is closed under union, तो यहाँ पे आएगा closed and closed under reversal। तो दोनों के अंडर ही ये closed रहती है आपकी context sensitive language, यूनियन में भी और रिवर्सल में भी। तो आंसर हो जाएगा सी वाला। Given the following statement, every context sensitive language is recursive. There exists a recursive language that is not context sensitive। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा आपका S1 इज करेक्ट एंड S2 इज करेक्ट। तो डी वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब डी वाला कैसे हो जाएगा?
तो आपके सामने ये चोम्स्की हायरार्की दिखाई दे रहा होगा। चोम्स्की हायरार्की काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसी में से कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस डायग्राम से। तो यहाँ पे ये आपकी रेगुलर लैंग्वेज है, ये आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री है, ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है, और ये आपकी रिकर्सिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पे पहली वाली स्टेटमेंट एवरी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज एल इज रिकर्सिव, तो आपको पता है कि जो रिकर्सिव लैंग्वेज है वो आपका सुपर सेट है। ये बाहर वाला क्या है, ये सुपर सेट है एक तरह से। तो चाहे वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज हो, चाहे कॉन्टेक्स्ट फ्री हो, चाहे रेगुलर हो, सारी की सारी आपकी रिकर्सिव भी है यहाँ पे। तो पहली वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। देयर एग्जिस्ट ए रिकर्सिव लैंग्वेज दैट इज नॉट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, तो ये भी सही है आपकी, क्योंकि अब रिकर्सिव लैंग्वेज, सारी की सारी रिकर्सिव लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव नहीं है। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये ऐसा पोर्शन है जो ओनली क्या है आपका रिकर्सिव लैंग्वेज है, बट नॉट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। तो ये वही मीनिंग है यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट ए रिकर्सिव लैंग्वेज दैट इज नॉट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। तो दूसरी वाली स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी वाला। द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर विल जनरेट, अब ये ग्रामर क्या जनरेट कर रही है, ओड नंबर ऑफ ए या ओड नंबर ऑफ बी, इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी, या इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी, या डिफरेंट नंबर ऑफ ए एंड बी। तो देखो ओड नंबर ऑफ ए के लिए पहले चेक कर लेते हैं। तो एस से क्या जनरेट हो पा रहा है यहाँ पे, ए कैपिटल बी। तो इसी से अगर आगे प्रोसीड करें तो बी से हम क्या जनरेट कर सकते हैं फर्दर, ये अगर मैं बी को सिंगल बी से रिप्लेस कर दूं यहाँ पे सिंगल बी से, तो आपका ए बी जनरेट हो जाएगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर मैं बी को रिप्लेस कर दूं यहाँ पे बी एस से, तो ये वाला हो जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है आपका, ए बी रिप्लेस हो सकता है यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन से ए बी बी से, तो यहाँ पे ए है, ये आपका ए बी और बी से रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पे एक तो ए बी जनरेट हो रहा है, बट यहाँ से क्या जनरेट होगा, तो यहाँ से फिर से आप एस को रिप्लेस कर सकते हो, ए बी और एस को रिप्लेस कर सकते हो ए बी से। तो यहाँ पे मैं फिर से ए बी से रिप्लेस कर देता हूँ, और इसको बी को फिर से मिनिमम से ही रिप्लेस कर रहा हूँ, तो बी से। तो आपका ए बी ये जनरेट हो गया स्ट्रिंग। अब यहाँ पे डबल बी है, तो इसको भी मैं मिनिमम से रिप्लेस करूँगा यहाँ पे। तो b का मिनिमम क्या है आपका, सिंगल b, तो हम दोनों को b से रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अब पहले वाले केस में नंबर ऑफ a आपके ओड आए, यहाँ पे ओड आ रहे हैं। अब नंबर ऑफ a इसमें इवन आ रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ a आपके इवन आ रहे हैं, तो मतलब कि ओड भी और इवन भी। तो ओड नंबर ऑफ a ये तो गलत हो गया, इवन नंबर ऑफ a सेकंड वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, यहीं से पता लग गया, क्योंकि दोनों आ रहे हैं, मिक्स आ रहे हैं। अब तीसरा देखो इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ ए और बी तो आ रहे हैं भैया। इसमें एक ए है तो एक बी है, इसमें दो ए है तो दो बी है, इसमें भी दो ए है, इसमें भी दो ए है तो दो बी है। तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो सी वाली करेक्ट है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी। तो आपको क्या करना है, जो भी ग्रामर गिवन हो तो उसमें मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करो। मिनिमम से स्टार्ट करोगे और उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए, तो इस तरह से 2 या 3 स्ट्रिंग आप जनरेट कर लो इससे। उसके बाद आपको आइडिया हो ही जाएगा कि ये ग्रामर है वो कैसी लैंग्वेज जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी वाला, इक्वल नंबर ऑफ ए एंड बी। If all the production rule have single non-terminal symbol on the left side, the grammar define। तो यहाँ पे all the production rule have single non-terminal symbol on the left side, तो लेफ्ट हैंड साइड में रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, और राइट हैंड साइड में हमें नहीं बताया इसने रिस्ट्रिक्शन। बट ऐसी ग्रामर जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में नॉन टर्मिनल सिंबल आपका सिंगल आए, तो उस ग्रामर को क्या बोलते हैं, तो उस ग्रामर को बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। उस ग्रामर को क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं यहाँ पे। तो ये भी आपका चोम्स्की हायरार्की से ही रिलेटेड है।
क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बोला चॉम्स्की हायरार्की आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे टाइप 0 ग्रामर, टाइप 0 ग्रामर आपकी रिकर्सिव एनरेबल लैंग्वेज होती है, जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रोडक्शन रूल। तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है आपकी टाइप 0 ग्रामर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसमें। और टाइप 1 ग्रामर जो कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होती है या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन रहती है। जो भी आपकी प्रोडक्शन है वो इस फॉर्मेट में मिलेगी, अल्फा कैपिटल ए बीटा डिटरमाइन अल्फा गामा बीटा वेयर गामा इज नॉन एम्प्टी सेट। अब टाइप 2 ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन रूल होता है वो होता है आपका ए डिटरमाइन गामा वेयर ए इज ए सिंगल नॉन टर्मिनल सिंबल एंड गामा इज ए स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। तो ये वाली कंडीशन की हैविंग नॉन टर्मिनल सिंबल ऑन द लेफ्ट साइड, सिंगल नॉन टर्मिनल सिंबल, तो इस ग्रामर को क्या बोलते हैं फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या फिर टाइप 2 ग्रामर। और टाइप 3 में क्या रहता है आपका, जो कि एक रेगुलर ग्रामर होती है। इसमें आपका ए डिटरमाइन ए बी या ए डिटरमाइन ए हो सकता है, वेयर ए एंड बी आर नॉन टर्मिनल एंड स्मॉल ए इज ए टर्मिनल सिंबल। तो यहां पे आंसर आ जाएगा ए वाला। एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, फिर से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है डब्ल्यू, जिसमें नंबर ऑफ 0 ग्रेटर देन नंबर ऑफ 1। अब आपको नंबर ऑफ 0 ग्रेटर देन नंबर ऑफ 1 आपको इनमें से फाइंड आउट करनी है कौन सी ग्रामर में आ सकते हैं। तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट करनी है यूजिंग दीज 4। अब इसमें से एक आंसर होगा, तो एक एक करते हुए चेक कर लो। फर्स्ट वाली ग्रामर है एस डिटरमाइन 0, या फिर एस से क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपका 0s, या फिर एस से प्रोड्यूस हो रहा है 1SS। तीनों ऑप्शन लिख लिए। इसमें तो एक ही 0 प्रोड्यूस हो रहा है भाई। जब एक 0 प्रोड्यूस हो रहा है तो नंबर ऑफ 0 ग्रेटर देन 1 है यहाँ पे, तो ये तो अंडरस्टूड है कि नंबर ऑफ 0 ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 एक भी नहीं है तो 0 अकेला है, तो ये ग्रेटर देन है, कंडीशन आपकी फुलफिल होती है। अब 0s जनरेट करा है, तो यहाँ पे अगर s को फिर से मैं मिनिमम से रिप्लेस कर दूं तो आपका 2 0 हो जाएंगे। ये भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, नंबर ऑफ 0 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ 1। अब इसके अंदर देखते हैं, इसमें आपका s को रिप्लेस कर सकता हूं मैं 0 0 से, तो इसमें भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि नंबर ऑफ 0 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ 1। तो पहले को हमने थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर लिया, डिटेल में और डिस्कस करेंगे अभी। पहले सेकंड वाले ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन तो चेक कर लिया, सेकंड वाले में s डिटरमाइन 0, ठीक है अभी। अब ये 0s है यहाँ पे, ठीक है, या फिर 1s है, या फिर आपका 0SS है, या फिर 1SS है, और या फिर अकेला 0 और अकेला 1 है यहाँ पे। तो क्या अकेला 1 जनरेट हो सकता है? क्योंकि अकेला 1 आपका जनरेट नहीं हो पाएगा। देखो ये कह रहा है कि s से 1 जनरेट हो रहा है, तो मतलब अकेला 1। अब अकेला 1 इसमें नंबर ऑफ 0 कहाँ हुए ज्यादा, यहाँ तो नंबर ऑफ 1 ज्यादा आ गए, तो मतलब कि अकेला 1 तो जनरेट हो ही नहीं सकता। अकेला 1 जनरेट नहीं हो सकता, तो ये ग्रामर तो होगी नहीं आपकी, यहीं से ये निकाल दो। अब और कौन सी ग्रामर में अकेला 1 है? लास्ट वाली में भी अकेला 1 है, ये रहा। तो अकेला 1 तो आ ही नहीं सकता, ये भी निकाल दो। अकेला 1 आने का मतलब मिनिमम स्ट्रिंग आपका 1 आ चुका है, जिसमें नंबर ऑफ 0 तो ज्यादा नहीं है, नंबर ऑफ 1 है इसमें ज्यादा। अब आंसर या तो ए होगा या सी होगा। अब सी वाला चेक करना है, तो हमें सेकंड वाला भी नहीं चेक करना। सी वाले में देखो आपके सामने एस डिटरमाइन 0, ठीक है अभी, या फिर 0s आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, या 1SS आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो सेम था, पहले वाला देखो यहाँ तक सेम था। अब इसके साथ में आपका ये भी तो आ सकता है S1s, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, या फिर SS1, ये भी तो हो सकते हैं। अब ये स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं है, ये स्ट्रिंग आपकी पहली वाली ग्रामर में नहीं है, जबकि पहली वाली ग्रामर भी नंबर ऑफ 0 ग्रेटर देन नंबर ऑफ 1 को ही प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन ये वाले स्ट्रिंग उसमें जनरेट होंगे ही नहीं, ये यहाँ पे जनरेट होंगे। अब इसमें भी आपके नंबर ऑफ 0 ऑलवेज ग्रेटर देन रहेंगे 1 से, बट इसमें ज़्यादा स्ट्रिंग कवर हो रहे हैं और उसमें
कम स्ट्रिंग कवर हो रहे थे। तो यहाँ पे आंसर आपको समझ आ गया होगा कि आंसर क्या होगा, सी वाला। फिर आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। Which of the following pair have different expressive power? सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन एंड मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन, सेम पावर होती है इनकी। अब इसने पूछी है डिफरेंट एक्सप्रेसिव पावर, तो सिंगल टेप हो या मल्टी डायमेंशनल टेप हो, ऑलवेज पावर क्या रहती है, सेम रहती है। मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन एंड मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन, इसमें भी पावर सेम रहती है आपकी। अब फिर से देखो वही चीज आ रही है, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, इनकी पावर सेम नहीं होती। मैंने बार बार बताया है कि जो आपका एनपीडीए होता है वो मोर पावरफुल होता है देन डीपीडीए। तो जो आंसर मिलेगा वो आपका इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड मिलना है, बस इसी पे टिक करना है। डिफरेंट एक्सप्रेसिव पावर, आंसर हो जाएगा सी वाला। अब लास्ट वाला देख लो, डीएफए और एनएफए, तो डीएफए एनएफए तो आपकी सेम होती है, इनकी तो पावर इक्विवेलेंट होती है डीएफए और एनएफए की, क्योंकि डीएफए को आप कन्वर्ट कर सकते हो एनएफए में या एनएफए को कन्वर्ट कर सकते हो डीएफए में, बट एनपीडीए को कन्वर्ट नहीं कर सकते डीपीडीए में, तो इनकी पावर डिफरेंट है क्योंकि। तो आंसर यहाँ पे अब आपको समझ आ गया होगा, सी वाला ही होगा, डिफरेंट एक्सप्रेसिव पावर, आंसर विल बी सी। कंसिडर द रेगुलर एक्सप्रेशन, the minimum number of state in finite automata that recognize the language represented by this regular expression contain। तो यहाँ पे ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इस तरह से a प्लस बी टिल n नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे अब n की वैल्यू कुछ भी ले लो, एक बार 3 ले ली हमने, तो यहाँ पे a और b में से कोई एक ही करेक्टर आएगा आपका, मान लो a आया, फिर आपका इस वाले में मान लो बी आया, लास्ट वाले में ए आया, तो आपका इस तरह से स्ट्रिंग जनरेट हो गया। अगर हमने n इक्वल टू 3 लिया, तो इसके लिए अब फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करते हैं। तो ये आपका फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करने बोल रहा है, ना कि डीएफए या एनएफए, ओनली फाइनाइट ऑटोमेटा। और मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो ए बी ए को एक्सेप्ट करवाना है, सिंपल सी बात है। तो ए इस वाली स्टेट पे आ गया, जैसे ही बी आया इस वाली स्टेट पे आ गया, जैसे ही ए आया इस वाले स्टेट पे आ गया, और ये आपकी फाइनल है, एक्सेप्ट हो गया, ये आपकी फाइनल और एक्सेप्ट होगी यहाँ पे। अब ये मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट पूछ रहा है, तो हमने फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर दी है इसके लिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट कितनी है, 1 2 3 और 4, तो मतलब कि 3 लेंथ के लिए 4 स्टेट रिक्वायर्ड, 4 स्टेट आर रिक्वायर्ड। और n नंबर ऑफ लेंथ के लिए, अगर लेंथ n है तो n के लिए कितनी नंबर ऑफ स्टेट रिक्वायर्ड है, n प्लस 1 स्टेट। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी वाला, क्योंकि ये फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करने बोल रहा है मिनिमम। तो हमें कोई डीएफए या एनएफए इन पे काम नहीं करना कि भाई डीएफए ही बनानी है एनएफए बनानी है, आपको मिनिमम से मतलब है। स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराओ, बात खत्म। तो हमने स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवा दिया, 4 स्टेट चाहिए कम से कम, बना दी, n प्लस 1 स्टेट आ गई, आंसर आ गया। एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3। तो ये मैंने अभी आपको बताया, जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो आपकी टाइप 2 होती है। फिर से आपका चॉम्स्की हायरार्की वाले से ही क्वेश्चन पूछा गया है, चॉम्स्की हायरार्की। तो यहाँ पे आपके सामने है, तो टाइप 0 आपकी रिकर्सिव लैंग्वेज होती है, टाइप 1 आपकी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होती है, टाइप 2 आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है, और टाइप 3 आपकी रेगुलर ग्रामर होती है। याद रखना, ये इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 100%। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कौन सी है आपकी, टाइप 2 ग्रामर है।